यो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में डाइव कर रहे हैं जो बिल्कुल दिमाग हिला देगी। ये कहानी है इयान पर्किस की। एक ऐसा बंदा जो एकेडमी में सबका बाप है, लेकिन फेमिनिस्ट लड़कियों के लिए एकदम नाइटमेयर। ये बंदा किसी भी लड़की को देख के हाथ छोड़ देता है, और नहीं, ये वो वाला मॉइस्टी बीटिंग नहीं जो हमें पसंद है। ये असली वाला धुलाई है। लेकिन इसके पास एक माइडस टच भी है। जब ये किसी लड़की को ठोकता है तो वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है। हाँ भाई, ये एक फुल ऑन स्टॉकहोम सिंड्रोम वाला मनहुआ है, जहां इयान हर लड़की को जो उसके आसपास आती है उसकी बैंड बजा देता है। हम बात कर रहे हैं दूसरे साल की रैंक 1 प्रोडिजी की, जिसको इयान ने वुडन स्वॉर्ड से उसकी टांग तोड़ दी। और नहीं, ये वो वार्म कंफी वाला नहीं, बिल्कुल ब्रूटल वाला। उसकी बचपन की दोस्त सेलिन को भी नहीं बख्शा, उसके मुंह पे हाथ मार दिया। और चर्च की सेंट, उसको भी घुटनों पे ला दिया। अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया तो दुश्मनों का क्या हाल हुआ होगा, सोचो जरा। एक गॉर्जियस ब्लॉन्ड बैडी ने इयान को सिड्यूस करने की कोशिश की, टावल ड्रॉप करके उपसी मोमेंट क्रिएट किया, लेकिन उसको भी स्वॉर्ड का सामना करना पड़ा। बाद में हाँ, उसको इयान का असली स्वॉर्ड चाहिए था, क्लासिक मूव। भाई, मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं देखी जहां एक बंदा इतनी सारी लड़कियों को एक साथ फोल्ड कर दे। ये इयान तो रेड पिल पॉडकास्टर्स को भी शादीशुदा मर्द के जैसा दिखा देता है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टोरी में घुस जाते हैं। एक रात जंगल में एक लड़का अपना स्वॉर्ड एक बड़े से भेड़िए के शरीर में घुसाता है। दो और भेड़िए आते हैं। वो अपना एक्स उनकी तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, कौन है अगला। वो दोनों जिगजैग में दौड़ते हुए आते हैं। इयान उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। भेड़िए उसकी तरफ झपटते हैं। वो एक के पेट में अपना हथियार घुसाता है, दूसरे के सिर पे एक और वार करता है, एक की आंख फोड़ देता है और फिर एक स्पिन करता है। उसके साइड से एक बड़ा सा काटने वाला मुंह आता दिखाई देता है और वो अपना स्वॉर्ड सीधा उसके गले में घुसा देता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका हाथ थोड़ा सा काट खा जाता है। शुरुआत से ही सीन इंटेंस है। एक अटैकर को रोक रहा होता है, तभी दूसरा साइड से आता है। वो उस पे स्लैश करता है, लेकिन एक ट्री पे जाके टकराता है। एक और भेड़िया आता है, लेकिन इस बार वो उसका सामना एक हैवी एक्स स्ट्राइक से करता है। ब्लेड उसके सिर में धंसा देता है और जमीन लाल हो जाती है। फाइनली सब खत्म होता है। या फिर नहीं, बॉस आता है। इयान बोलता है, इस हरामी की वजह से मुझे पता चला कि वो लेटर सच है। लेकिन इस केओस से पहले हमें थोड़ी देर पीछे जाना है। कुछ दिन पहले जब इयान पर्किस, हमारा हीरो, एग्जाम्स के खत्म होने का जश्न मना रहा था, उसकी क्लोज दोस्त सेलिन हेस्टर उसको बोलती है, थोड़ी शांति से बैठ, अभी तो बस मिड ईयर है। एक और नशा किया हुआ बंदा लेटो इंस्टन बोलता है, अरे उसको मजे करने दे। इयान कहता है, मैं स्वॉर्ड्समैनशिप में उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स और तेजी से भागने की वजह से पास हो गया। दोनों पागलों की तरह जश्न मना रहे हैं। कहते हैं, एम्पायर की सबसे बेस्ट एकेडमी में होना कितना मस्त है। सेलिन बोलती है, तुम दोनों बेवकूफ, बंद करो ये ड्रामा, कल सुबह क्लास है, मैं निकल रही हूँ। लेटर सकर्स। इयान बोलता है, हाँ ठीक है, मैं भी अपने रूम जा रहा हूँ, सोना है, कल मिलते हैं। अपने रूम में वापस वो सोचता है, भाई मैंने सुबह की क्लासेस क्यों ली, जिंदगी का सबसे बुरा फैसला, कभी नहीं दोबारा। वो बेड पे गिरता है, लेकिन जैसे ही सोता है एक नाम उसके सामने आता है, देल्फिरिम। एक सीन में जहां चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, एक बंदा जो बिल्कुल इयान जैसा दिखता है खड़ा होता है और बोलता है, ये नाम आ रहा है और हमें उसको रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मीटियोर शावर बरसने लगता है और इसके बीच में हमारा हीरो जाग जाता है। ये कैसा सपना था? दिलफिरिम, ये कौन है? कभी सुना नहीं। शायद ज्यादा दारू पीने की वजह से ऐसा सपना आया। लेकिन तभी उसको टेबल पे एक लेटर दिखता है। अजीब बात यह है कि कैलेंडर दिखा रहा है कि पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग। वो लेटर उठाता है और देखता है कि हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है, जरूर किसी लड़की का होगा। मतलब ये कोई पॉपुलर एकेडमिक गर्ल का लव लेटर भी हो सकता है। क्लास के लिए लेट होने का रिस्क लेके भी ऐसा लेटर तो नहीं छोड़ सकते। लेटर में लिखा है, मैंने सोचा ये बस एक बचपन का फेरी टेल सपना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाएंगे। तमाग, मैं भी तुम्हारे सपने देखूंगी। साइफिया, इंपीरियल कैलेंडर के साल 571 से। इयान कैलेंडर देखता है और नोटिस करता है कि डेट मैच नहीं करता। ये पागल लड़की, कितनी मेहनत की इसने, लेकिन उतनी भी नहीं। लेटर में यह भी लिखा है कि अगर फ्यूचर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इयान को यह सब फनी लगता है। वो लेटर को क्रम्पल करता है और सोचता है, कौन लिखता है ऐसा लव लेटर, बिल्कुल पागलपन है। बाहर निकलते वक्त वो नोटिस करता है कि सब उसको घूर रहे हैं। वो नीचे देखता है और उसकी कमर पे एक एक्स लटक रहा है। ये कहाँ से आया? आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अचानक वो लेटो और सेलिन को देखता है और दोनों को बुलाता है, लेकिन दोनों मुंह फेर लेते हैं, क्लियरली उसके साथ डील नहीं करना चाहते। लेटो सेलिन से बोलता है, इस बार उसको इग्नोर करते हैं, और सेलिन बोलती है, हाँ, उस अजीब जगह पे दोबारा नहीं जाना है। इयान चिल्लाता है, अबे यहाँ देखो।
तब लेटो उसको गौर से देखता है और बोलता है, आज तू सच में कल से अलग लग रहा है। अचानक वो दौड़ के उसको गले लगाता है, बोलता है, भाई तू फाइनली पोजेस होने से फ्री हो गया। इयान उसको धक्का देता है, बोलता है, हट बेवकूफ, ये क्या बोल रहा है। सेलिन से पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। सेलिन चिल्लाती है, तू सच में कुछ याद नहीं कर रहा, एक पूरा हफ्ता तू पोजेस था। इयान बिल्कुल कंफ्यूज बोलता है, एक हफ्ता? मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने तुम दोनों को गुड नाइट बोला था दारू पी के। लेटो बताता है कि उसकी वजह से उन तीनों की एकेडमी में रेपुटेशन खराब हो गई है। उनका प्लान था उसको एक्सॉर्सिस्ट के पास ले जाना, लेकिन हर बार वो एक्स से ग्रुप को धमकाता था। इयान अपने एक्स की तरफ देखता और बोलता है, तुम लोग इसके बारे में बात कर रहे हो? वो दोनों उसको बोलते हैं कि एक्स नीचे करो, क्योंकि वो पहले से ही ट्रॉमाटाइज्ड हैं। इयान बिल्कुल लॉस्ट है, ये पोजेशन वाली बात समझने की कोशिश कर रहा है। उसको एक भी चीज़ याद नहीं, लेकिन शायद ये उस नाइट में से कनेक्टेड है। लेटो सेलिब्रेट करता है कि ये सब खत्म हो गया, और सेलिन बोलती है, कमीना, एटलीस्ट एक और इंसिडेंट होने से पहले खत्म हुआ। इयान पूछता है, कौन सा इंसिडेंट? सेलिन बताती है कि उसने दूसरे साल की टॉप स्टूडेंट को मार दिया। इयान सोचता है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो लड़की तो वो है जिसको सबसे पहले ऑरा अवेकन हुआ था, दूसरे साल की मॉन्स्टर स्वॉर्ड्स वुमन, सीरिया यॉर्डना। वो बोलता है, तुम मजाक कर रही हो, मैं उसको कभी नहीं मार सकता। लेकिन सेलिन बताती है कि उसने सिर्फ मारा नहीं, वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है। अब वो पूछती है, अब तू क्या करेगा? अभी भी कंफ्यूज्ड यान पूछता है, मुझे क्यों कुछ करना है? सेलिन याद दिलाती है कि आज उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास है और उसको सीरिया के साथ दोबारा फेस करना होगा। तब हम देखते हैं एक बेचारी लड़की सीरिया अनबिलीवेबल है, लेकिन इयान बोलता है, अनबिलीवेबल तो बस यह है कि तू कितनी एवरेज है, और उसके मुंह पे एक थप्पड़ जड़ देता है। सीरिया उड़ जाती है। फिर वो एक वुडन स्ट्राइक उसके बैक साइड पे मारता है। ये बंदा पागल हो गया है क्या? इसको कोई बांध दो। स्टूडेंट सब डर गए हैं। ये कोई नॉर्मल बीटिंग नहीं थी, और वैसे भी सीरिया तो एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। इयान आगे बढ़ता है और उसको बोलता है, तुझे हर ओपनिंग पे शक करना शुरू करना चाहिए, तुझे ट्रैप्स का पता ही नहीं कैसे हैंडल करते हैं। और अब प्रेजेंट में इयान सोच रहा है कि आखिर वो क्यों गया और उस लड़की को मारा जो उसकी ही क्लास में है। सीरिया के साथ तो वो दोबारा भी फेस कर सकता था, लेकिन अब यहाँ वो एक गॉर्जियस नाइटमेयर के साथ फेस टू फेस है जो उसको बुरी तरह पीटने वाली है। सेलिन बोलती है, शायद सरेंडर कर देना बेहतर है, नहीं तो तू बेकार में पिट जाएगा। बाकी स्टूडेंट सीरिया की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। उसने इतनी बुरी मार खाई, एक हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारा, फिर भी वापस आई। सब बोल रहे हैं, भाई अगर मुझे ऐसी मार पड़ती मैं तो स्कूल में कभी वापस नहीं आता। ऑब्वियसली ये सीरिया के मेंटल स्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा। प्रोफेसर सबको चुप होने को बोलता है और तैयार होने के लिए कहता है। ये फाइट कई लेसन्स के बराबर है, मतलब हाई ग्रेड वाला है। इयान सोचता है, काश वो स्पिरिट ये सब हैंडल कर लेता बिफोर डिसअपियरिंग। अब मैं इसका क्या करूं? वो टॉप स्टूडेंट है, मतलब पहले वाली बीटिंग उसके ग्रेड्स पे असर नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इससे पिट गया तो शायद मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इयान का प्लान सिंपल है, 10 मिनट तक मार खाओ जब तक सीरिया सेटिस्फाई ना हो जाए। लेकिन एक सेकंड में ही सीरिया उसके पेट में एक मुक्का मारती है और बैम, वो हवा में उड़ जाता है। वो जमीन पे कैनन बॉल की तरह गिरता है। रियलाइज करता है कि सरेंडर करेगा तब भी सीरिया उसको छोड़ेगी नहीं। वो खड़ा होता है और बोलता है, अब मेरी बारी। सीरिया बोलती आजा, और इयान अपनी आंखों में चमक के साथ कॉन्फिडेंस से चार्ज करता है। लेकिन तभी उसको कुछ अजीब लगता है। उसका शरीर अजीब तरह से हल्का लग रहा है। उस मिसिंग वीक में क्या हुआ था? सीरिया स्मग करती है, एकदम वैनिश हो जाती है, उसका स्वॉर्ड छीन लेती है और उसकी पसलियों में घुसाती है। इयान गिर जाता है, सब कुछ उल्टा करता हुआ, और सीरिया पूछती है, इस बार तू वो सो कॉल्ड ट्रैप्स नहीं दिखा रहा? इयान उस पे चिल्ला के बोलता है, चुप कर, मैं थक गया हूं सबके लास्ट वीक बोलने से। लेकिन सीरिया भी मूड में नहीं है। वो बोलती है, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। वो तुरंत एक और स्ट्राइक के लिए झपटती है। सीरिया को मिड एयर में देख के इयान को यकीन है कि उसकी विजन और काइनेटिक अवेयरनेस किसी तरह इंप्रूव हो गई है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। वो सोचता है कि उसके चांस है, लेकिन सीरिया एक हेलीकॉप्टर किक मारती है और उसको दीवार में पटक देती है। इयान उसको आते देख के सोचता है वो साइड से अटैक करेगी, लेकिन नहीं, वो ऊपर से आती है और उसको जमीन पे पटक देती है। वो बिल्कुल गोकू की बेटी जैसी है, टेलीपोर्ट करके इधर उधर पिटाई कर रही है। इयान मार खाते हुए भी सोचता है, ये इतने अननेसेसरी मूवमेंट्स क्यों करती है? तब सीरिया बोलती है, जल्दी से ओपनिंग देख के रश मत कर, कुछ भी ट्रैप हो सकता है। यही तूने मुझे लास्ट वीक बोला था, और अब देख तू ही पिट रहा है। वो पूछती है, तू कब सीरियस लेना शुरू करेगा? यान रियलाइज करता है कि भले ही वो स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हो, सीरिया उसको बहुत सीरियसली ले रही है। वो अपना स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन सीरिया डक करती है और एक और फ्लरी से उसको मारती है। इस बार वो कुछ अटैक्स ब्लॉक कर पाता है और श्योर हो जाता है कि अगर अभी फॉरफिट मांगेगा तो सीरिया कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन वो बस स्माइल करती है और बोलती है, फाइनली तो सीरियस लेना शुरू कर रहा है। अब वो अटैक दोबारा दिखा। इयान उसको आते देख के सोचता है कि उसको ओपनिंग मिल गया, लेकिन नहीं, कोई चिल्लाता है, 5 सेकंड है उठने के लिए। प्रोफेसर काउंटडाउन कर रहा है। जब इयान महामेट के चींटियों को घूर रहा है, सोचता है, लगता है मैं वापस नॉर्मल बंदा बन गया।
लेकिन सीरिया इसको गलत तरह से ले रही है और बोलती है बकवास बंद कर, मुझे पता है तू लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वो क्लियर करती है कि जब तक इयान सीरियस नहीं लड़ेगा वो उसको बार बार ड्यूल के लिए चैलेंज करती रहेगी, जब तक उसको उतनी ही बेइज्जती ना हो जाए जितनी उसकी हुई। इयान का गुस्सा बढ़ रहा है, वो कुछ ऐसे के लिए सफ़र कर रहा है जो उसको याद भी नहीं है। वो सोचता है ये लड़की मुझे अपना आर्च एनिमी बनाना चाहती है इस चीज़ के लिए। प्रोफेसर पूछता है क्या इयान सरेंडर करता है, लेकिन अब इयान फुल जोश में है और बोलता है नहीं। सीरिया उसको थैंक यू करती है और बोलती है ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। इयान ऑलरेडी गुस्से में है, बोलता है मैं तेरा ये घमंड आधा कर दूंगा। एक पल में सीरिया अपना गोकू स्टाइल टेलीपोर्ट यूज करती है, उसके ऊपर टावर करते हुए अपना स्वॉर्ड सीधा उसके सिर पे मारती है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है जो हिट लैंड कर रही है। इयान आगे बढ़ता है और उसका स्वॉर्ड मिड स्विंग में पकड़ लेता है। करीब आके वो बोलता है गॉट यू। लेकिन डैम इट, अगला चैप्टर खुलता है इयान के सोचने के साथ कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। अब वो सीरिया का वो स्मर्ग उसके मुंह से हटा देगा, खासकर अब जब वो उसके मूवमेंट्स को थोड़ा समझ रहा है। पहले ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब वो कम से कम कुछ अटैक्स डॉज कर सकता है। वो चाहता है कि सीरिया फुल फोर्स से आए। जब वो एक स्ट्राइक के लिए झपटती है, इयान को लगता है कि वो उसके हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। जब सीरिया अटैक के लिए जंप करती है, वो ऑलरेडी तैयार है, आगे बढ़ता है, उसके स्वॉर्ड के हिल्ट को पकड़ता है और स्विंग रोक देता है। दोबारा करीब आके बोलता है गॉट यू, फिर उसका स्वॉर्ड साइड में फेंक देता है। जब सीरिया उसको वापस लेने जाती है, इयान पेबैक के लिए जाता है। सीरिया डर जाती है, थरथराती है, श्योर है कि उसके सिर पे एक लंप पड़ने वाला है। लेकिन इयान एक सेकंड के लिए रुकता है और सोचता है क्या ये सही है। वो ऑलरेडी जमीन पे है, रोती हुई बच्ची जैसी लग रही है। अब वो क्वेश्चन करता है कि वो इतना सीरियस क्यों ले रहा है। उसे यहाँ मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, बस वही साइकिल रिपीट होगा। ये जीतने या हारने के बारे में नहीं, दूसरों को समझने के बारे में है। इसलिए वो उसके फोरहेड पे एक फ्लिक करता है। ये तो वही मूव है जो उसको इयान के प्यार में गिरा देगा, सही है ना। सीरिया तुरंत पूछती है ये क्या कर रहा है, तू मेरी मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अपनी शर्मिंदगी में इयान पूछता है तू मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। सीरिया जवाब देती है मैं यहाँ हार नहीं सकती, नहीं तो सब मुझे हंसी उड़ाएंगे। इयान पूछता है दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, तेरी स्वॉर्ड्समैनशिप में जो एफर्ट तूने डाला है वो उनके लफ्जों से गायब नहीं होगा। आउट ऑफ नोवेयर इयान फुल फिलोसोफर बन जाता है। फिर भी सीरिया बोलती है मैं तो वैसे भी बेकार हूं क्योंकि सब मुझे मॉक करेंगे। इयान दोहराता है तेरा एफर्ट उन लफ्जों से गायब नहीं होता। वो बोलता है मैं इस एकेडमी में सबसे ज्यादा हारने वाला बंदा हूं, तो मुझे पता है लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन आखिर में उनके सोचने से मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप कभी नहीं बदली। और तब इयान का चार्म हिट करता है। सीरिया फ्रीज हो जाती है, सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने आज उससे बहुत कुछ सीखा और उसको थैंक करती है। साइड से उनके दोस्त दंग रह जाते हैं। तो इयान ने सच में जीत लिया। एक टैन ब्लॉन्ड को यकीन ही नहीं होता, इसने दूसरे साल की बेस्ट स्टूडेंट को 2 बार हरा दिया। प्रोफेसर रिजल्ट अनाउंस करता है और इयान स्वैग के साथ चल देता है, सीरिया को पीछे छोड़ के। प्रॉब्लम यह है कि अब एकेडमी में जहां भी वो जाता है सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबको लगता है वो सीरिया से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इयान जानता है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। उसकी मैना डिटेक्शन और ऑरा इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर ये सीरियस फाइट होती और सीरिया अपनी ज़्यादा पावरफुल ऑरा यूज़ करती तो उसका कोई चांस नहीं था। वो अभी भी सोच रहा है कि उस मिसिंग वीक में क्या हुआ था जब कोई उसके कंधे पे थपथकाता है। वो मुड़ता है और सेलिन और लीटो को देखता है। वो तुरंत बोलता है ये पोजेशन वाली बात दोबारा मत निकालना, क्योंकि मुझे सच में कुछ याद नहीं। लेकिन सेलिन बताती है कि उन्होंने कैथेड्रल की सेंट से बात की और उसने कहा कि इयान बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। वैसे भी इन रूमर्स का क्या, इतने भी बुरा नहीं थे। पहले तो वो बस एक फिल्दी लूजर था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, तो अब साइकोपैथ कहलाना कोई बड़ी बात नहीं। और फिर सेलिन शर्मा के बोलती है कि उसने सुना है किसी लड़की ने कहा कि इयान इतना बुरा दिखने वाला भी नहीं है। इयान तुरंत पूछता है ये कौन सी लड़की थी, लेकिन सेलिन उसके पैर पे पाँव मार के बोलती है उसमें इंटरेस्ट लेना बंद करो और इस पे फोकस करो कि तू एक कॉमन फैमिली से है और एकेडमी के नोबल्स बस चुप नहीं बैठेंगे। तब लीटो पूछता है क्या ये रूमर सच है कि उस दिन के बाद से सीरिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इयान कैजुअली बोलता है देख तेरा दाएं तरफ। दोनों अपना सर घुमाते हैं और वहां सीरिया है, एक पेड़ के पीछे से झांक रही है, बिल्कुल फ्लस्टर्ड और ब्लशिंग, और ऊपर से सेलिन ऑलरेडी इरिटेटेड दिख रही है। गुड ग्रीफ इयान, तू एकदम मैस है, मेरे साथ जगह बदल। लीटो पूछता है ये कब से चल रहा है। इयान बोलता है फाइट के बाद से 5 दिन हो गए, लेकिन हर बार जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है वो पागल लड़की एकदम वैनिश हो जाती है। इधर सीरिया साइड में सोच रही है मैं क्या करूं, मुझे उससे बात करनी है। तभी इयान वहां आता है और बोलता है मैंने तुझे यहां नोटिस किया, कुछ बोलना था क्या। वो अपना मास्क उतारती है और पूछती है तूने मेरी डिस्गाइज कैसे देखी। फिर वो सॉरी बोलती है और कहती है कि वो चाहती है कि इयान उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करे, वो और स्ट्रांग होना चाहती है। इयान कंफ्यूज्ड हो जाता है, मैं दूसरे साल की टॉप स्टूडेंट को क्या सिखाऊं, साइकोलॉजिकल एडवाइस के अलावा मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। प्लस वो इन रूमर्स को खत्म करना चाहता है, ना कि और बढ़ाना। इसलिए वो सॉरी बोलता है और मना कर देता है। सीरिया इंसिस्ट करती है, कहती है कि उसके पास बहुत कुछ सिखाने के लिए है।
लेकिन इयान बस चल देता है, बोलता है कि उसने बस लक से जीता था। फिर वो बोलती है, कमीना, एटलीस्ट हंटिंग फेस्टिवल तक मेरी हेल्प कर। तब इयान को याद आता है कि लेटर में भी इस फेस्टिवल का जिक्र था। लेटर में लिखा था कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में। एल्केमी डिपार्टमेंट की एक एमा नाम की लड़की हर्ब्स कलेक्ट करने गई थी और मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स ने उसको मार दिया। सीरिया वहां ऑकवर्डली खड़ी है, अपनी उंगलियां दबाती हुई, बिल्कुल कोई शाय ओटाकू इवेंट पे। बोलती है, तू थोड़ा काइंड हो सकता था, लेकिन इयान इतना जिद्दी है कि उसको इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। वो उसको बोलता है कि प्रोफेसर से बात करे। फिर वो अपने दोस्तों के पास से भागता हुआ बोलता है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट चेक करना है। अब तक उसको वो लेटर्स पे यकीन नहीं था, लेकिन उसमें लिखे अपने दोस्तों के नाम उसको टेंशन दे रहे हैं। एल्केमी वर्कशॉप में एमा है, शायद किसी टेस्ट ट्यूब पे काम कर रही है। इयान चोर है कि उसको कुछ पता है। तीसरा लेटर बताता है कि एक रेनकोट नाम के डिजर्टेड जगह पे रहने की आदत हो गई है, जहां धूप तेज है और समुद्र चमकता है। एक कहावत थी कि अगर फेरी की आंखों से देखो तो छुपा हुआ खजाना मिलता है, और अब लेटर्स लिखना उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। लगता है कुछ चैप्टर्स के एंड में ये लेटर्स आते हैं और हमें स्टोरी समझने के लिए इनको पढ़ना पड़ता है। अब हम एक ब्राइट सन के नीचे हैं और वहां सीरिया है, अपना स्वॉर्ड आगे पीछे हिला रही है, इधर उधर स्ट्राइक्स कर रही है। प्रोफेसर देखता है और बोलता है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बस अपनी ऑरा प्रैक्टिस करती रहो और तुम हंटिंग फेस्टिवल के लिए रेडी हो जाओगी। सीरिया उसको थैंक यू बोलती है और फिर बोलती है कि वो आज ट्रेनिंग के लिए इसलिए आई है क्योंकि इयान ने सजेस्ट किया था कि वो प्रोफेसर से बात करे। लेकिन अपने यूजुअल ब्लंट स्टाइल में वो बोलती है कि उसको रियलाइज़ हुआ कि प्रोफेसर के पास उसको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। प्रोफेसर सोचता है ये लड़की में बिल्कुल सोशल स्किल्स नहीं है और उसको वेव ऑफ कर देता है। फिर प्रोफेसर उसको दोबारा बुलाता है और बोलता है कि वो उसको कुछ टिप्स देगा। हंटिंग फेस्टिवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेरेन और मॉन्स्टर्स के साथ अडैप्ट करना। आखिर ज़्यादातर हाई क्लास स्टूडेंट्स ये पहले कर चुके हैं। एंट्रेंस पे चीज़ें ईजी लग सकती हैं, लेकिन जंगल के अंदर पावरफुल क्रीचर्स इंतजार कर रहे हैं। सीरिया उसको थैंक करती है, बोलती है कि वो जंगल के और अंदर जाएगी, लेकिन प्रोफेसर वॉर्न करता है कि उसमें भी केयरफुल रहना है। भले ही ज़्यादातर मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसकी जान ले सकते हैं। स्टोरी फिर क्रिएशन के टाइम पे शिफ्ट होती है, जब गॉड ऑफ लाइट आरिस और गॉड ऑफ डार्कनेस ओमोलोस का जन्म हुआ। गॉड ऑफ लाइट ने टाइम का फ्लो बनाया और इसी से पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस बना। लॉ था कि अगर यह रूल कभी टूटा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए कोई भी ऐसा बीइंग जो इस नेचुरल ऑर्डर को इफेक्ट कर सकता है, वो गॉड्स का दुश्मन बन जाता है। पहला ऐसा बीइंग था डेल्फिल। ये शायद वही स्टोरी है जो एक रेडहेड लड़की ने इयन को बताई थी, और वो बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की उसको बोलती है, ज्यादा तंग मत कर, मैं कल रात भर सोई नहीं, किसी और से एक्सप्लेनेशन मांग। और ऊपर से इयन 1 महीने बाद उसके पास आया और उसकी खैरियत तक नहीं पूछी। इयन अपने डिफेंस में बोलता है, हम दोस्त हैं, लेकिन वो बोलती है, कौन सा दोस्त सिर्फ तब आता है जब उसको कुछ चाहिए। इयन हेल्प मांगता है, बोलता है बस थोड़ा सिंपल करके बता दे। वो बोलती है, ठीक है, तुझे मेंटली चैलेंज समझ के बताती हूँ। टाइम को डिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और इस दुनिया में सिर्फ एक बीइंग के पास इतनी पावर है, डेल्फिल, गॉड ऑफ डार्कनेस का एक सर्वेंट। इयन सोचता है, क्या ये लेटर्स उसी से आ रहे हैं? वो लड़की बोलती है, कॉमन सेंस रख, तेरी बात में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर से मैसेजेस भेज सकता है तो वो डेल्फिल ही होगा। कोई और मिथिकल बीइंग नहीं है जो ये कर सके। मतलब ये फ्यूचर से लेटर्स वाली बात बकवास है, और उसको अपना दरवाज़ा लॉक करना चाहिए सोते वक्त अगर ये बंद करना है। इयन सोचता है कि वो उसकी मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसको ब्लेम नहीं कर सकता। वो अचानक आके फ्यूचर के लेटर्स की बात कर रहा है। फिर वो उसको 2 पोशंस देती है जो उसने रिसेंटली बनाई हैं, जो किसी की प्रेजेंस को कम करती हैं। इयन पूछता है, क्या ये मुझे इनविजिबल बना देगी? वो बोलती है, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने से पहले इयन एक पोशन पी जाता है। वो तुरंत शिकायत करता है कि टेस्ट कितना खराब है, जबकि वो लड़की चिल्लाती है, तूने इतनी वैल्यूबल चीज़ क्यों वेस्ट की? इयन एक्सक्यूज देता है, मैंने बस देखना चाहा कि ये काम करती है या नहीं, लेकिन लगता है नहीं काम किया। वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, जब तूने पी ही लिया तो टेस्ट करते हैं। वो बोलती है कि वो अपनी आंखें बंद करेगी और उसकी प्रेजेंस सेंस करने की कोशिश करेगी। तब इयन को रियलाइज होता है कि उसको भी अजीब लग रहा है, जैसे वो खुद को वहां फील नहीं कर पा रहा। शायद अगर वो चुप रहे और छुप जाए तो कोई उसको नोटिस नहीं करेगा। वो टेस्ट को इंटेंस करने के लिए करीब जाता है, लेकिन वो लड़की उसको कॉलर से पकड़ लेती है। इयन पूछता है, कैसे? वो बोलती है, फेल हो गया। भले ही तेरी प्रेजेंस गायब हो गई, लेकिन मैं अभी भी तेरी बॉडी की स्मेल सुन सकती हूँ। इयन इस बात को अजीब मानता है, उसको सबके लिए थैंक यू कहता है और बोलता है कि वो जा रहा है। वो भूल सकता था, लेकिन उसकी जगह वो वॉर्न करता है, हंटिंग फेस्टिवल पे मत जा, तू मार दी जाएगी। अगर जाना है तो पहले मुझे बुला। वो लड़की खुश लगती है कि इयन उसकी फिक्र कर रहा है।
अब सूरज ढल रहा है और एक और लेटर आता है। जो भी ये लिख रहा है वो क्लियरली मोटिवेटेड है। इयन बेड पे गिरता है। उसको यकीन नहीं कि ये लेटर सच है, लेकिन एटलीस्ट अब वो सेफ है क्योंकि उसने उसको वॉर्न कर दिया। तभी लेटो आता है और इयन तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है ये लेटर छोड़ने वाला छोटा सा खेल बंद कर। इस बार तो तू बच गया, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो तू गया। लेटो पूछता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? इयन बकवास बंद कर, मैंने एमा से बात की है। लेटो कंफ्यूज्ड, ये एमा क्या है और वो ठीक है क्या? बहुत टाइम हो गया उसको देखे हुए। इयन बोलता है ठीक कैसे हो सकती है? गुड ग्रीफ, ये क्या हो रहा है? उसकी चेस्ट में एक क्रेटर है। लेटेस्ट लेटर में एक औरत शिकायत करती है कि वो ऑलमोस्ट हर रोज लेटर भेज रही है, जबकि इयन हफ्ते में एक बार जवाब देता है। अगला चैप्टर शुरू होता है एमा के साथ, जिसको अपेरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। इयन ने उसको वॉर्न किया था कि जंगल में ना जाए, लेकिन उसने जिद की। और मैं यहां सोच रहा हूं भाई, मैं भी बीमार हूं, आके मेरी देखभाल कर तू टावरिंग प्रीस्टेस। लेटो और इयन भी वहां प्रे कर रहे हैं, लेकिन प्रीस्टेस बोलती है कि ये लड़की बस अनलकी थी। मॉन्स्टर्स नॉर्मली उस एरिया में नहीं आते। साथ ही एमा इतनी स्मार्ट थी कि उसने एक पोशन पी ली थी जिससे वो ऑलरेडी डेड लग रही थी, नहीं तो वो जिंदा नहीं होती। इयन प्रीस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दोस्त को बचा ले, लेकिन इस दुनिया में प्रीस्ट भी कैपिटलिस्ट हैं। मिरेकल के लिए कोई वैल्यूबल ऑफरिंग चाहिए। इयन बोलता है कि वो एक हर्बलिस्ट की बेटी है, ऑब्वियसली उसके पास कोई रेयर आइटम नहीं है। प्रीस्टेस बताती है कि ऑफरिंग का मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होना जरूरी नहीं, बस कुछ ऐसा जो मुश्किल से मिले। फिर भी वो बोलती है कि वर्स्ट के लिए तैयार रहो। वो दोनों को जाने को बोलती है, लेकिन इयन मना करता है। वो रुकता है क्योंकि वो एमा को लास्ट देखने वाला था। प्रीस्टेस उसको बोलती है कि अपने आप को ब्लेम ना करो, और एक पावर यूज करती है जो किसी को पीस ऑफ माइंड देने के लिए होती है। लेकिन लगता है उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लेटो अभी भी दीवार पे मुक्का मार रहा है। पूछता है जंगल के एंट्रेंस पे मॉन्स्टर अचानक क्यों आया? इयन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तभी कोई अपनी बेटी के लिए चिल्लाता है। एमा का बाप रो रहा होता है, पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बाप को रिचुअल की वजह से उसको देखने नहीं दिया गया था, लेकिन इयन को लगता है कि ये रिचुअल एक तरह का स्कैम था, खासकर क्योंकि वो सब गरीब हैं। लेटो और इयन नोबल फैमिली से नहीं है, उन्होंने स्कॉलरशिप पे एकेडमी में एडमिशन लिया था, मतलब उनके पास कोई रेयर चीज नहीं थी जो रिचुअल को इफेक्टिव बना सके। तो इयन वो पोशन जो एमा ने उसको दी थी उसके बाप को देता है, बोलता है कि वो उसकी बेटी के अचीवमेंट्स अपने साथ रखे। लेकिन बाप उसका कंधा पकड़ता और बोलता है नहीं, तो ये पोशन रख, लेकिन एमा को कभी मत भूलना। ये देख के इयन सोचता है कि उसने लेटर को और सीरियसली क्यों नहीं लिया। ठीक है, उसने वॉर्न तो किया था, जंगल में ना जाने को बोला था, लेकिन एमा ने वही किया। फिर भी उसको लगता है कि उसका वार्निंग बहुत वेग था, उसने और फोर्सफुली बोलना चाहिए था। उसको नहीं पता कि लेटर सच में फ्यूचर से है या उसमें लिखी हर चीज सच है, लेकिन अब उसको लगता है कि वो लेटर में लिखी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। उसको ये साइफिया ढूंढनी है जो ये सब लिख रही है, और इंश्योर करना है कि कोई डेंजरस इवेंट ना हो। अपेरेंटली फ्यूनरल हो चुका है, पता नहीं वहां क्या हुआ। लेटो ऑब्वियसली पूछता है कि ये साइफिया कौन है और क्या इयन ने गर्लफ्रेंड बना ली। इयन उसके मुंह पे मार के बोलता है निकल यहाँ से, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस वो शख्स है जो थ्योरेटिकली लेटर्स के पीछे है। लेकिन लेटो अभी भी क्यूरियस है, पूछता है कि कौन सी लड़की उसको इतना एंग्शियस कर रही है। तो इयन उसको दोबारा ठोकता है, बोलता है चुप कर। तब लेटो बोलता है कि साइफिया एक फूल का नाम है, तो शायद कोई निकनेम यूज कर रहा है, रियल नेम नहीं। साइफिया फूल नॉर्थ से आता है और नॉर्दर्न टेरिटरी और डीना फैमिली का है। दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वही स्ट्रेंज लड़की जो हमेशा पेड़ के पीछे छुपती है वही आती है। इयन को पैसों के बैग्स ऑफर करती है, बोलती है कि ये उसकी हेल्प का कॉम्पनसेशन है। इयन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ना सिर्फ उसको याद नहीं कि उसने उसकी हेल्प की, बल्कि ये अमाउंट भी ज्यादा है। साइरिया इसलिए दे रही है क्योंकि उसको लगता है इयन ने उसको ट्रेन करने से मना किया क्योंकि वो फ्री ट्रेनिंग मांग रही थी। इयन पूछता है कि तुम मुझसे सीखने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों? ज्यादा मॉडेस्ट लड़की जवाब देती है कि क्योंकि उसको किसी और से कुछ सीखने को बचा नहीं है। इयन सोचता है कि जो मॉरल लेसन उसने उसको दिया वो क्लियरली उसके दिमाग में नहीं गया। वो उसको बोलता है कि वो ऑलरेडी अपने आप में ठीक कर रही है और इसी रास्ते पे चलती रहे। लेकिन साइरिया बोलती है कि वो इस साल के हंटिंग फेस्टिवल में अपना चांस नहीं खो सकती। तब इयन को याद आता है कि लेटर में भी साइरिया के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का जिक्र है, तो वो उसको बुलाता है और बोलता है कि आज से हम साथ में ट्रेन करेंगे। वो देखना चाहता है कि लेटर वाली साइफिया असल में साइरिया यॉर्डिना है या नहीं। कई दिन गुजर जाते हैं जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। पहली चीज जो उसको पता चलती है वो ये कि साइरिया के पास 0 सोशल स्किल्स हैं, इतनी खराब कि उसको निकनेम भी मिल गया यॉर्डिना की रूड वन। दूसरा, उसको पता चलता है कि हाई रैंकिंग नोबल्स दिन भर नॉनस्टॉप ट्रेन करते हैं, हीलिंग पोशंस यूज करके रिकवर करते हैं ताकि कंटिन्यू कर सके। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान साइरिया का पैर चोट खा जाता है, लेकिन वो बोलती है कि वो ठीक है, बस एक पोशन पी लेगी और चलती रहेगी। इयन उसको बोलता है आराम से कर, पोशन तेरा थकान तो ठीक कर देगी, लेकिन जॉइंट्स का स्ट्रेन और मसल्स का टेंशन नहीं जाएगा। वो पूछता है कि तू बार बार ये हंट अपना लास्ट चांस क्यों बोल रही है, तुझे इतना एंग्शियस क्या कर रहा है? साइरिया बताती है कि चौथे साल में एक शख्स है जिसको उसको हराना है, लेकिन अगर वो स्कूल छोड़ देता है तो उसका चांस चला जाएगा। इयन बोलता है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता,
अगर वो स्कूल छोड़ देता है तो उसको बाद में भी चैलेंज कर सकती है, लेकिन सायरिया बोलती है कि जितना टाइम गुजरेगा उतनी कम चांस होगी, और वैसे भी एक बार वो ग्रेजुएट हो गया तो मैं ऑफिशियली फ्यूचर फैमिली हेड को चैलेंज नहीं कर सकती। जी हाँ, उसकी बड़ी बहन और भी ज्यादा स्ट्रांग है, डेल्फिन योर्डीना, उसकी हाफ सिस्टर, जिसको उसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी फैमिली लीडरशिप के लिए चुन लिया है। क्योंकि सायरिया सेकेंडरी ब्लड लाइन से है, उसको अपनी बहन को चैलेंज करने का हक भी नहीं है। एक ही जगह है जहां पे उसको चांस मिल सकता है, वो है एकेडमी। 5वां लेटर बताता है कि एक ब्राइड कितनी सैड है कि वो यन की हेल्प नहीं कर सकती जब वो सफर कर रहा है। अगला चैप्टर शुरू होता है सायरिया के साथ, जो वर्म सुन रही है जबकि डेल्फिन उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी मेहनत कर रही है। बस अफसोस की बात है कि उसके पास टैलेंट की कमी है और वो कभी उसको हरा नहीं पाएगी। बेचारी सायरिया जानती है कि उसके फैमिली में कोई उसका साथ नहीं देता, वो बस चाहती है कि कोई उस पर बिलीव करे। और अब यहाँ वो इयन को देख रही है जो उसको बोल रहा है कि वो दोबारा मूव कर सकती है। अपनी फैमिली में स्ट्रेंथ के लिए उसको एलाइज चाहिए, और शायद उसको इयन से पूछना चाहिए। टाइम स्किप होता है और हंटिंग फेस्टिवल का दिन आ जाता है, एकेडमी का मेन इवेंट। तुम्हें जंगल में फेंक दिया जाता है और तुम बीस्ट्स को हंट करते हो। जो सबसे स्ट्रांग को मारता है वो जीत जाता है। कोई डेंजर नहीं, सही है ना? खासकर जब रिसेंटली एक स्टूडेंट जंगल में जाके मार दी गई थी उसके चेस्ट में क्रेटर के साथ। लेटर्स के मुताबिक इयन जानता है कि सायरिया पार्टिसिपेट करेगी और साइफिया उसके पास आएगी। प्रॉब्लम यह है कि उसको अभी भी नहीं पता है कि साइफिया कौन है, और ये उसको कंफ्यूज कर रहा है। तभी सेलिन उसको बुलाती है, बोलती है जल्दी चल। इयन पजल्ड पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों? सेलिन बोलती है बेवकूफ बनकर, हम साथ में जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली सायरिया तेरे साथ नहीं जाएगी जब तूने उसकी पिटाई की थी। इयन बताता है कि सायरिया ने खुद ऑफर किया था, लेकिन सेलिन गुस्सा हो जाती, पूछती है तू हमेशा सायरिया का साइड क्यों लेता है? अचानक इयन उसका सर पकड़ता है और सेलिन कंफ्यूज्ड पूछती है कि ये क्या कर रहा है? सडनली बातें रोमांटिक टर्न ले लेती है। इयन झुकता है और उसके बालों को सूंघने लगता है। परफ्यूम बदला है ना लड़की? सेलिन बोलती है नहीं बदला, ये मेरा नया फेशियल क्लेंजर है। इयन परफेक्ट सब्जेक्ट चेंज टेक्निक करता है, एकदम स्ले बास्टर्ड। सेलिन ट्रायल के बारे में वरिड लगती है, लेकिन यान उसको बोलता है टेंशन मत ले, मैं बस जंगल में थोड़ी सी सैर करने जा रहा हूं। वही जंगल जहां लास्ट पर्सन गई थी और उसकी चेस्ट में क्रेटर बन गया था और वो मर गई। और उसकी बात करते हुए कोई फ्यूनरल नहीं, वो लड़की, कोई उसको याद भी नहीं करता। यान एग्जैक्टली जानता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन लेटर ने क्लियर कर दिया था मैजिकल बीस्ट का अटैक होने वाला है, मतलब बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। भाई तूने अथॉरिटीज को वार्न करने के बारे में सोचा, या तो सच में सोचता है कि तू हीरो है जो सबको अकेले हरा देगा? वेल, इस केस में वो वहां है, फुल ड्रामेटिक सोच रहा है मैं ही अकेला हूं जो लेटर के डेंजर्स जानता है, और लोगों को बता दे भाई। लेकिन लगता है ये नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोफेसर सबको बुलाता है और बोलता है कि वो पॉइंट्स का सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला है। जैसे तुम लोग जानते हो जंगल मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है, ऑब्वियसली गोल है उनको मारना, लेकिन केयरफुल रहना क्योंकि बीस्ट्स बॉर्डर के करीब आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जंगल के अंदर वाले भी बाहर निकल रहे हैं। वो अपना स्वॉर्ड निकाल के एक पेड़ पे वार करता है, बोलता है तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में लड़ने की आदत करनी होगी जहां हर तरफ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। यान सोचता है कि ये एक्चुअली एक अच्छा टिप है, क्योंकि एनिमल्स तो इस एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। फिर प्रोफेसर अपनी ऑरा एक्टिवेट करता है और बताता है जो ऑरा मटेरियलाइज कर सकते हैं उनके लिए बात अलग है, क्योंकि अगर स्वॉर्ड का रास्ता ब्लॉक भी हो तो वो बटर की तरह काट देता है। और ऐसे ही ग्रीन पीस का दुश्मन 5 या 6 पेड़ बेवजह काट देता है। लेकिन वो वार्न करता है कि इस ट्रायल में लोग मर सकते हैं। अब सबको पेयर्स में तैयार होना है, लेकिन यह भी याद रखना है कि डीप फॉरेस्ट में नहीं जाना, क्योंकि वहां बहुत डेंजर है। यान जो कुछ होने वाला है उसको जानता है, श्योर है कि बड़े ग्रुप के साथ रहना बेहतर है, लेकिन ये लोग जो सबको पेयर्स में जाने को बोल रहे हैं ये पागलपन है। उसको लगता है कि प्रोफेसर्स को जल्दी से मैजिकल बीस्ट्स के अपीयरेंस के बारे में इन्फॉर्म करना बेस्ट है। जैसे ही पेयर्स की बात आती है, सेलिन पूछती है हम साथ जा रहे हैं ना, और उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। यान बस सिरिया को पकड़ता है और बोलता है हम पैर बनाएंगे। सिर्फ यही प्रोटैगनिस्ट है जो इतना पेन इन दी एस होके भी लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है। थोड़ी देर बाद वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेसर ने लिमिट बताया था, लेकिन अभी तक एक भी बीस्ट नहीं। सिरिया बोलती है कि उसको कुछ सेंस नहीं हो रहा, और क्योंकि वो इसमें स्किल्ड है, यान श्योर है कि एरिया खाली है। वो सजेस्ट करता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और सिरिया को अलर्ट रहने को बोलता है। वो एक पेड़ के सहारे खड़ा है, जबकि सिरिया ऐसे फिजिट कर रही है कि यान सोचता है हाँ शायद इस दुनिया में मर्दों की कमी है। फिर सिरिया पूछती है तूने मेरे साथ पैर क्यों बनाया? यान बोलता है क्योंकि हम साथ ट्रेन कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो जवाब देती है क्योंकि हम दोस्त हैं। सिरिया बोलती है कि दोस्ती में कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, शायद यान कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वो डॉम वापस जाएंगे वो उसको गोल्ड या कुछ और दे सकती है। यान उसको बोलता है रिलैक्स करो, ये रिलेशनशिप के बारे में है, ट्रांजैक्शनल डील नहीं। दोस्त दोस्त की हेल्प करते हैं, तुझे मुझे इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं। आउट ऑफ नोवेयर सिरिया पूछती है क्या मैं एक रूट सवाल पूछ सकती हूँ? तू इतना डीप जंगल में क्यों जा रहा है उस अपनी दोस्त के लिए? क्या ये सब उस लड़की के लिए है जो अटैक्ट हुई थी?
एयान जवाब नहीं देता। उसकी मुट्ठी भीग जाती है। वो अपनी दोस्त को याद करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये कोई मेंटली स्टेबल जवाब नहीं था। सिरिया ऑलरेडी थोड़ी वियर्ड है और अब एयान के इस इमोशनल मेल्टडाउन से और कंफ्यूज हो जाती है। फिर एयान बोलता है, मैं बस यहाँ बीस्ट्स को मारने आया हूँ, तू क्या करेगी अगर मुझ पे अटैक किया गया? नेचुरली सिरिया बोलती है, मुझे उस क्रीचर को मारना होगा। एयान बोलता है, यही मैं भी फील करता हूँ। और सिरिया सोचती है, शायद यही दोस्ती होती है। लेकिन तभी एयान उसको बुलाता है और पूछता है, तुझे ये फील हुआ? वो बोलता है, फोकस करो, कुछ गलत है। सिरिया पहले तो कुछ सेंस नहीं करती, लेकिन अचानक बोलती है, रुको। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक वो सामने हजारों बीस्ट्स की प्रेजेंस सेंस कर लेती है। इतने सारे बीस्ट के साथ जंगल में हर स्टूडेंट डेंजर में है। छठा लेटर में कोई कहता है कि एम्पायर के पोर्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और वॉर का आउटकम अभी खत्म नहीं हुआ। ये फ्यूचर से आने वाले लेटर्स, भाई मुझे लग रहा है मैं खुद प्रोटैगनिस्ट हूं। ये आते हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आता। दोनों वहां खड़े हैं और सिरिया ऑलरेडी पूछती है, क्या हमें अटैक नहीं करना चाहिए? एयान बोलता है, नहीं, हम भागने वाले हैं। बहुत सारे बीस्ट्स हैं, हम सीधा लड़ नहीं सकते। वो पूछता है, तैयार है? और 3 गिनने पे दोनों दौड़ पड़ते हैं। बस 2 मिनट बाद एयान पूरा हाँफ रहा है, कंप्लीटली थक गया है और उसको फील हो रहा है कि कुछ बड़ा सा उनका पीछा कर रहा है। इस स्पीड से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसको प्रोफेसर तक पहुंचना है। लेकिन एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट प्रोडिजी सिरिया दोबारा गिर जाती है। अपना ऑलरेडी खराब एंकल फिर से चोट खा जाता है। ऑब्वियसली वो क्लासिक ड्रामेटिक एक्ट शुरू कर देती है। बोलती है, मुझे यहीं छोड़ दो, नहीं तो तू भी मर जाएगा। एयान को दूर से ग्लोइंग आंखें दिखती हैं। अगर वो चीज़ उन तक पहुंच गई, दोनों मर जाएंगे। लेकिन एयान इतना चैड है कि ऐसा नहीं होने देता। वो सिरिया को बोलता है, भाग। सिरिया प्रोटेस्ट करती है, नहीं ऐसा मत करो, मेरी वजह से तुम मर जाओगे। लेकिन एयान उसको बोलता है, शांत रहो, मैं हैंडल कर लूंगा। और आगे चार्ज करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर छुप जाता है। एयान बोलता है, इसने शायद प्रेडेटर को सेंस कर लिया और छुपने का फैसला किया। इसको सीधा लड़ने की कोई वजह नहीं है। वो एमा की दी हुई पोशन निकालता है और पी जाता है। खुद को ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देता है। वो श्योर है कि जब तक ये पोशन उसके सिस्टम में है, बीस्ट्स उसको नोटिस नहीं करेंगे। अपनी स्मेल को और छुपाने के लिए वो खुद को मिट्टी से कवर कर लेता है। अपना स्वॉर्ड पेड़ में क्लाइंबिंग स्पाइक की तरह घुसा देता है और पोजीशन में आ जाता है। वो चाहता है कि ये बीस्ट्स करीब आएं। पहला बीस्ट करीब आता है। उसकी बॉडी, दांत और ऑरा से एयान समझ जाता है कि ये एक डिमोनिक क्रीचर है। वो कंफ्यूज लगता है, शायद इसलिए क्योंकि वो जिस स्मेल को फॉलो कर रहा था वो अचानक गायब हो गई। परफेक्ट टाइम है स्वॉर्ड को उसके स्कल में घुसाने का। एयान सोचता है कि शायद उसकी ऑरा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पियर्स कर सके, लेकिन ब्लेड अंदर तक धंस जाती है। अब जब बीस्ट मर चुका है, वो वहां हार्मलेस पड़ा है। लेकिन एयान जानता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं, उसको फोकस रखना है और सिरिया से डेंजर को दूर रखना है। वो एक और प्रेजेंस सेंस करता है, करीब जाता है और एक और भेड़िया दिखता है। इस बार वो पैक में है। एयान गिनता है कि कम से कम 5 हैं उसके आसपास। वो 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करता है और अगले मोमेंट वो स्लैश और स्ट्राइक कर रहा है। एक को काट देता है, लेकिन दूसरा उसका हाथ काट लेता है, इतना जोर से कि उसको हाथ खोना चाहिए था। लेकिन वो तो हीरो है, तो उसने पलट के वार किया। इस बार एक्स से एक और झटका मारा। और यहाँ हम वापस उस सीन पे हैं जो स्टोरी के शुरुआत में थी। उसको रियलाइज होता है कि ये छोटा सा एक्स एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है। वो खुद को भी सरप्राइज कर रहा है अपनी तेजी से बढ़ती रिएक्शंस के साथ। उसको लग रहा है वो अनस्टॉपेबल है, जैसे वो सबको एक साथ हरा सकता है। इधर सेलिन अपना स्वॉर्ड जमीन पे पटक के उस पे पाँव मारती है और बोलती है कि वो गुस्से में है। वो हरामी उस औरत के साथ चला गया। वो बोलती है कि उसको पता है दोनों जंगल में मोकअप कर रहे हैं। तभी सीरिया आती है और प्रोफेसर को बुलाती है। प्रोफेसर दौड़ के आता है, पूछता है क्या हुआ। सीरिया बताती है कि जंगल में बीस्ट्स हैं और अयान उसको बचाने के लिए पीछे रुक गया क्योंकि वो चोट खा के गिर गई थी। प्रोफेसर बोलता है समझा और तुरंत निकल पड़ता है। जब सीरिया को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, कहा गया था कि वो दूसरे साल की टॉप स्टूडेंट है। अब वो एक एंकल इंजरी से बेहोश हो रही है। वुल्फ पैक का लीडर आता है, हवा सूंघ के देखता है और उसको स्पॉट करता है जो सबके बीच में है। बुरा हुआ, ये एक ट्रैप है। अयान झपट के ब्लेड को गहरा घुसाता है, लेकिन 2 और आते हैं और वो बस उनको आगे बुलाता है। वो दोनों ब्लर में गायब हो जाते हैं, एक एक साइड से। लेकिन अयान को पता है, चाहे कितने भी फास्ट हों, उनके मूवमेंट सिंपल है। उसको बस देखना है और सही मोमेंट पे वार करना है। उस सपने के बाद से वो रुक नहीं रहा और अब वो बोलता है कि वो सबको मार डालेगा जब तक कुछ बचा नहीं। कुछ देर बाद जमीन लाशों से भर जाती है और एक्स से खून टपक रहा था। उसको सूचना चाहता था कि सब खत्म हो गया था, लेकिन उसको अभी भी एक और की प्रेजेंस फील हो रही थी। अजीब बात यह थी कि ये वाला करीब नहीं आ रहा था। शायद ये कोई ट्रैप था, कोई क्रीचर उसको आगे ललचाने की कोशिश कर रहा था। बीस्ट के लिए काफी स्मार्ट मूव।
लेकिन अयान के पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी। अचानक उसको एक स्मेल आती है, और ये वो स्मेल नहीं है जो उसको खुश करती है, ये वो स्मेल है जो वो कभी नहीं भूल सकता। एल्केमी रूम वाली वही स्मेल। उसमें उसी पोशन की स्मेल भी मिक्स थी जो एम्मा ने उसको दी थी। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। अब उसको पता है कि ये वही है जिसने एम्मा पे अटैक किया था। उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा ये और भी ऑब्वियस बना देता है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो बीस्ट को बोलता है, तू यहीं मरेगा अभी। लेकिन वुल्फ बस वो कपड़ा थूक देता है, उसको अयान के स्वॉर्ड पे गिरने देता है। अयान रियलाइज करता है कि ये हरामी उसकी मजाक उड़ा रहा है। शायद ये उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो अयान ने पहले उन हेयरलेस कैट्स के साथ किया था। प्रॉब्लम यह है कि वो क्रीचर्स हाई रैंकिंग बीस्ट नहीं थे, ये वाला है। उसकी सोच रुक जाती है जब मॉन्स्टर पहला अटैक करता है। वो बुलेट की तरह उसके पास से गुजर जाता है और अयान को रिएक्ट करने से पहले ही उसको पीछे धकेल के एक पेड़ से टकरा देता है। लेकिन अयान जल्दी खड़ा हो जाता है। वो स्टन्ड है, उसको रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और वुल्फ ऑलरेडी दूसरे स्ट्राइक के लिए उस पे आ गया। इस बार अयान अपना स्वॉर्ड आगे बढ़ाता है, माना के साथ जल रहा है, सीधा उसके मुंह पे। वुल्फ को डॉज करना पड़ता है और अयान उस ओपनिंग का यूज करके एक्स से उसके चेहरे पे स्लैश करता है। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ और जितना माना वो जमा कर सकता है, उससे सिर्फ एक शैलो कट ही होता है उसके फर के थ्रू। वुल्फ दोबारा उस पे आता है और अयान को एक्स डिफेंसिवली यूज करना पड़ता है उसके क्लॉस को ब्लॉक करने के लिए। बीस्ट पीछे हटता है, हवा में 30 बार फ्लिप करता है और अयान बोलता है कि इसे सर्कस में डाल देना चाहिए। उसको नोटिस होता है कि वुल्फ के कुछ दांत टूट गए हैं जब उसने उसके सोर्ड पे काटा था। फिर भी अयान भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। जब वो सोच में खोया है, वुल्फ अचानक झपटता है, लेकिन लास्ट सेकंड में डायरेक्शन बदल देता है। जैसे रोनाल्ड इनहाम के साथ खेल रहे हों, एक तरफ देख के दूसरी तरफ स्ट्राइक करता है और ये काम करता है। अगर वो कंफ्यूज्ड है तो सोचो अयान कैसा फील कर रहा है कैसे ओपोनेंट के साथ जो बस खेलता ही जा रहा है। फिर जैसे वुल्फ हेजिटेट करता है, सोचता है कि आगे जाना रिस्की है, लेकिन अचानक एक कामेहामेहा जैसा ब्लास्ट फायर करता है, अयान को दीवार में धकेल देता है। वो उसके क्लॉस के साथ फॉलोअप करता है अयान के चेस्ट पे एम करके पियर्स करने के लिए, लेकिन चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि हिट के मोमेंट पे अयान ने एक ओपनिंग देखी और डेड प्ले कर दिया। वुल्फ बड़े ग्रिन के साथ करीब आया, अलग बिहेव कर रहा था जब उसने एमा को मारने की कोशिश की थी। जैसे अयान ने एक्सपेक्ट किया, वो दोबारा उसके पेट पे एम करता है और तभी अयान उठ के उसके गले में ब्लेड घुसा देता है। आखिर में बीस्ट्स बेवकूफ होते हैं। इसने अपना गार्ड उसी मोमेंट पे लोअर कर दिया जब उसको लगा अयान मर गया। अयान बोलता है कि तू बेवकूफ था जो मुझे दोबारा उसी तरह खत्म करने की कोशिश की। फिर वो एक माना चार्ज स्लैश देता है जो जंगल में गूंजता है। बीस्ट का शरीर बेजान जमीन पे गिर जाता है। अयान डिक्लेयर करता है कि ये इसलिए मरा क्योंकि इसने टाइम वेस्ट किया मुझे वीक समझ के, और अब से ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि इसने एमा पे अटैक किया था। इधर प्रोफेसर जंगल के थ्रू दौड़ रहा है। अचानक उसको आगे एक एक्सप्लोजन दिखता है और वो सोचता है कि अयान मर गया। वो सीन पे पहुंचता है जहां लाशें बिछी हुई हैं, कंफ्यूज्ड क्योंकि थियरी में यहां सिर्फ अयान को अकेला होना चाहिए बीस्ट के साथ। सिलीन और बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वो बोलता है कि अयान यहां नहीं है, उनको जंगल के और अंदर जाना होगा। तभी कोई धीरे से सिलीन को साइड से बुलाता है। ये वही है ऑरा फार्मर, वुल्फ के लाश के बगल में बैठा है। वो बाकियों को बुलाता है, मजाक करता है कि उन्होंने आने में टाइम लगा दिया। वो इमोशनल भी है, प्रोफेसर डेरेक को बुलाता है जो सच में कुछ नहीं करता है, और उसके साथ अयान बेहोश हो जाता है। सिर्फ बाद में आंखें खोलता है सेंट के टेम्पल में। जो उसने सुना उस हिसाब से उसको वहां से निकलने में थोड़ी देर लगेगी। सब बोल रहे हैं कि वो लकी था जो जिंदा बच गया। वो वुल्फ जितना स्ट्रांग था अभी भी अपने जीवन के पहले कुछ ही सालों में था, मतलब वो और भी स्ट्रांग हो सकता था। तभी लेटो आता है, उसको पूरा बेवकूफ कहता है जो अपने दिमाग के कुछ स्क्रूज खो चुका है। एक लड़की के लिए कूल बनने के चक्कर में मरते मराते बचा, कोई सेंस नहीं बनाता। खासकर जब कोई लड़की उस पर मूव करती है तो वो हमेशा बोलता है मैं इतना बड़ा मर्द हूं कि औरत के साथ नहीं रह सकता। लेटो पॉइंट आउट करता है कि शायद वो पोषण की वजह से बचा और अयान एग्री करता है। लेटो तुरंत उसको दोबारा बेवकूफ कहता है, बोलता है कि वो पोषण यर्जिना को दे सकता था, उसको पेड़ पे छोड़ के प्रोफेसर को बुलाने जा सकता था वुल्फ्स को मारने के लिए। अयान मान लेता है कि ये प्लान सच में स्मार्टर लगता है। अफसोस की बात है कि अब ये पास्ट में है। लेटो बोलता है कि उसको गला घोटना है और ये भी बोलता है कि वो वियर्ड यर्जिना लड़की के दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो टेम्पल के चारों तरफ दिन में 12 बार चक्कर लगा रही है। अयान सोचता है कि उसने सच में एक अजीब लड़की अट्रैक्ट कर ली, और तभी बैम, सेलीन उसकी गोद में गिर जाती है। आराम से सेलीन, मैंने सोचा तेरा थोड़ा ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। लेटो साइड में सोच रहा है कि उसने उसको नोटिस तक नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला, जबकि वो ऑडबॉल वहां बैठी है अपनी उंगलियां चबा रही है। लेटो फिर बोलता है कि टाइम आ गया है अयान का रिवॉर्ड कलेक्ट करने का,
लगता है उसने 70 गोल्ड कॉइन्स कमाए हैं। आयान अभी भी शिकायत कर रहा है कि उस लड़की ने उसका हाथ काटा, लेकिन वो उसका दूसरा हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वो आज रात डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। उसको एक रेस्टोरेंट पता है जो मैजिकल बीस्ट कुजीन में स्पेशलाइज करता है और वहां जा रहे हैं। और वहां वो अभी भी उसकी गोद में बैठी है। कोई इस पे कमेंट नहीं करेगा। आयान गुस्सा करता है कि वो अभी अभी चोट से उठा है और ये ऑलरेडी उसको परेशान कर रही है, लेकिन वो उससे चिपक जाती है और रोती है, बोलती है कि उसको लगा वो मर जाएगा। इधर ऑड बॉल उसको करीब से पकड़ रही है, सोचती है कि उसकी स्मेल अच्छी है। वो रोती रहती है, बोलती है कि उसको सीरिया को वहां छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए। आयान उसको बोलता है कि वो किसी को ऐसे डेंजर में नहीं छोड़ सकता। और बस ऐसे ही एक और लड़की उसके प्यार में गिर जाती है। वो बोलती है कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है और कुछ मैटर नहीं करता। आयान कंफ्यूज्ड है, सोचता है कि ये इतनी डेंजरसली फॉरवर्ड मूव्स क्यों बना रही है। वो खुद से पूछता है कि क्या मरते मराते बचने की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। वो उसका चेहरा पकड़ रही है, बोलती है कि चुप रहे। उस 7 दिन के सपने के बाद से उसकी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई है। लेटो कुछ बोलता है और दोनों अलग हो जाते हैं। बेचारा बंदा, मुझे उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी हो रही है। वो बोलता है कि उसका इंटेंशन अपने दोस्त का डेट डिया जूनिया के साथ डिस्टर्ब करने का नहीं था, जो उसके लिए बहन जैसी है। इटर्नल फ्रेंड जोन, बेचारी आत्मा। फिर सेलिन भाग जाती है और लेटो आयान से बोलता है कि उसको ध्यान देना चाहिए। उसको सीरिया को इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए और सेलिन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। औरतों की दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है और लगता है कुछ ट्रबल आने वाला है, क्योंकि हमारा फ्यूचर का बंदा बोलता है कि अब पीछे देखते हुए लेटो के शब्द इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता बुरा हो गया। इसके लिए कोई फ्यूचर लेटर की जरूरत नहीं थी। अगले चैप्टर में सीरिया एकेडमी में चल रही है, जब सब उसको यूडिनास की रूड वन कहते हैं। रूमर है कि उसको लास्ट टेस्ट में बस लक मिला, क्योंकि उसका पैर किसी टैलेंटेड के साथ था, नहीं तो वो लास्ट आती। तो लैंग वहां खड़ा सोच रहा है कि ये सब सच है। आयान ने सच में सारे मैजिकल बीस मारे और आखिर में सीरिया बस भाग गई। उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, ये उसकी गलती थी और उसकी जिम्मेदारी भी। लेकिन वो नाइट की तरह बिहेव करता है और बोलता है, ऐसा मत बोलो सुंदरी, हम दोस्त हैं। और बस ऐसे ही ये ट्विस्टेड रोमांस एक और कदम आगे बढ़ता है। उसको याद है वो मोमेंट जब प्रोफेसर उसको ऑलमोस्ट डेड लाया था उसकी वजह से। वो अभी भी सोचती है कि उसने अपनी जान क्यों रिस्क की। पहले तो उसको इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन अब वो श्योर है। उसकी सोच इंटरप्ट होती है जब आयान उसको बुलाता है। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ती है, उसको पहली बार रियलाइज होता है कि वो किसी के साथ कंफर्टेबल फील कर रही है। उसके एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं, बस उसकी नजर काफी है। ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल शूजो मैंगा जैसा लग रहा है। जल्दी से इस रोमांस को स्किप करते और मेन प्लॉट पे वापस आते हैं। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और उसको बेड पे लेटा हुआ देखती है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और वो करीब आती है, ब्लशिंग और शर्माती हुई। वो एक छोटी सी रेड बुक पढ़ रहा है, पता नहीं क्या है। वो उसको पैसों का बैग दिखाती है और वो बुक नीचे रखता है। उसका वरीड एक्सप्रेशन नोटिस करता है। वो जब देखती है कि वो रिकवर कर रहा है तो उसका चेहरा खिल जाता है और वो उसको बोलता है कि टेंशन ना ले। वो दोबारा स्माइल करती है। वो उसके लिए ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स लाई थी उसको बचाने के थैंक्स के रूप में, लेकिन वो मना करता है, बोलता है कि ये अननेसेसरी है, हम दोस्त हैं। बस उसका हाथ पकड़ना ही उसको मेल्ट करने के लिए काफी है। तभी सेलिन गुड मॉर्निंग बोलते हुए अंदर आती है। ऑब्वियसली वो अपनी राइवल को देखती है और शोल्डर चेक करती है। सच्ची में मैं सेलिन को वार्न करूंगा कि केयरफुल रहे। सीरिया एकेडमी में दूसरे नंबर पे है, लेकिन लगता है ये सो कॉल्ड टॉप 2 एक शोल्डर बम से बिल्कुल फूल की तरह गिर जाती है। वो ऑकवर्डली वापस उठती है और बोलती है कि वो जा रही है, और फिर सेलिन उसको भी बोलती है कि निकल जाए। ये क्या बात है? इस लड़की में थोड़ा एटीट्यूड है। आयान प्रोटेस्ट करना शुरू करता है, लेकिन वो उसको कट करके बोलती है कि आज वो दोनों क्या खाने वाले हैं उस पर फोकस करें। आयान को याद आता है कि लेटो ने उसको बोला था कि सेलिन को इग्नोर करना बंद करें। इधर सीरिया बाहर है, क्लियरली डाउनकास्ट, और लोग नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। साइड में कुछ लड़के विस्पर कर रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा अनोइंग है और अब उसको खत्म कर देना चाहिए। एक बोलता है कि उसको पहले ही नफरत थी जो वो टॉप पे थी और प्रोफेसर्स उसको स्पॉइल करते थे, और अब उसको और भी नफरत है क्योंकि वो नोबिलिटी के लिए डिसग्रेस है। वो टीएन से पूछता है कि क्या वो अग्री करता है। टैन, ब्लॉन्ड हेड वाला बंदा बोलता है, केयरफुल रह, एक गलत मूव और रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तभी कोई और आता है, बोलता है कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो सीरिया यूर्दिना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। टीएन खड़ा होता है और बोलता है, बोलो, मुझे क्यूरियोसिटी है। ग्रीन हेड लड़की अपना हुड नीचे करती है और बोलती है कि उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यूर्दिना फैमिली उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी क्योंकि सीरिया मेन ब्लड लाइन से नहीं है। इधर आयान हॉस्पिटल पहुंचता है बेचारी एमा को देखने। वो कर्व्स वाली चीज कहाँ है? वो गोल्ड कॉइन्स दे दो, लेकिन क्या इतना काफी होगा उसकी हीलिंग के लिए? और तभी वो आती है एक कमांडिंग प्रेजेंस के साथ। ये एक मिरेकल जैसा लगता है। वो पूछती है कि आयान वहां क्या कर रहा है, क्या वो विजिट के लिए आया? आखिर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, क्या हुआ?
वो उसके सवाल को कंप्लीटली इग्नोर करता है और एमा के बारे में पूछता है। वो बताती है कि कंटिन्यूड ट्रीटमेंट के साथ एमा को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकवर करेगी। क्या वो सच में एक बड़ा जेस्चर करने जा रहा है? अयान पूछता है कि उसका पहले वाला ऑफर, कुछ वैल्यूएबल देने वाला, क्या वो अभी भी वैलिड है? वो जानना चाहता है कि वो क्या ऑफर कर सकता है। वो बोलती है कि कोई भी आइटम जो ग्रेट डिवाइन पावर या स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर रखता है काम कर सकता है। यूजुअली मैजिकल बीस्ट के रिमेन्स यूज होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एमा के फादर को ऐसा कुछ लेने का मौका नहीं मिला। अयान पूछता है कि क्या एक हाई रैंकिंग बीस्ट ऑफर करना काफी होगा। जो उसने सुना उस हिसाब से ऐसा बीस्ट लगभग 70 गोल्ड कॉइन्स का होगा। वो बोलती है कि फिर भी ये काफी नहीं होगा, लेकिन शायद अगर ये एक अडल्ट मैजिकल बीस्ट होता तो काम कर सकता था। अयान उसको एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक यू करता है और एक्सक्यूज करता है। वो बोलती है कि वो एमा की रिकवरी के लिए प्रे करती रहेगी। जब वो जाता है, अयान सोचता है कि एक लेटर में जिक्र किया गया एक सर्टन मॉन्स्टर शायद एक अच्छा ऑफरिंग हो सकता है, लेकिन फिर उसको याद आता है उसने मुश्किल से उस वुल्फ को हैंडल किया था और वो ऑलरेडी उसकी लिमिट्स पुश कर रहा था। मैंने एक कमेंट देखा जो पूछ रहा था, ये सेंट इतना सेक्सी आउटफिट क्यों पहनती है? क्या ये इलीगल भी है? लगता है कोई सेंट को अरेस्ट करवाने की मूड में है। अगला चैप्टर शुरू होता है अयान के रूम में घुसते हुए प्रोफेसर को बुलाते हुए, जो बोलता है कि उसको देख के लगता है वो बेटर फील कर रहा है। फिर तुरंत पूछता है कि वो क्या चाहता है। अयान जानना चाहता है कि क्या प्रोफेसर उस वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को हैंडल कर सकता है। प्रोफेसर बोलता है कि ऑब्वियसली ये बोलना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉन्स्टर अपीयर करता है। ऊपर से ये रेयर है क्योंकि शायद उससे बड़े बीस्ट्स भी नहीं दिखेंगे। अयान को ये अजीब लगता है, इतने सारी क्रीचर्स अचानक से अपीयर हो रहे हैं। प्रोफेसर इतना श्योर कैसे हो सकता है कि कोई बड़ा नहीं आएगा? वो बताता है कि सदर्न फॉरेस्ट में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीचर के आने के चांसेस बहुत कम हैं। नॉर्मली इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट सिर्फ वहां अपीयर होते हैं जहां एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसी जगह यूजुअली वहां होती है जहां लोग नहीं होते, तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं। और ये भी कि हर साल हंटिंग एग्जाम होता है जो मॉन्स्टर पॉपुलेशन को और कम रखता है। अयान दोबारा पुश करता है, पूछता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट सर्वाइव कर गया और शो अप करता है, तो प्रोफेसर जवाब देता है कि ये बहुत अनलाइकली है क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट की प्रेजेंस और भी नोटिसेबल होती है। अयान अभी भी कन्विंस नहीं है, उसको टेंशन है कि लेटर्स में जो लिखा है उसकी वजह से कोई शो अप कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर इंसिस्ट करता है कि हंटिंग कंपटीशन में सब स्ट्रॉन्ग बीस्ट के पीछे जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई होता तो अब तक मिल चुका होता। अचानक से अयान प्रोफेसर के वर्ड्स को ट्विस्ट करता है और बोलता है कि लगता है उसको स्टूडेंट्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारा प्रोफेसर ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और बोलता है कि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। वैसे भी जो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है वो क्राइसिस ओवरकम करने के लिए वहां होता है। अयान मैसेज समझ जाता है, आखिर में कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक कुछ एक्चुअली होता नहीं। एकेडमी की किसी और जगह सीरिया लंच कर रही थी जब वो लड़के उसको दोबारा परेशान करने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने पहले बंद किया था तो अब वापस क्यों शुरू किया। फिर टीन कमेंट करता है कि वो जरूर वो योर्दना लड़की है जो बिना माँ के बड़ी हुई है। अचानक से सीरिया उनकी तरफ मोड़ती है और करीब जाती है, जबकि वो लड़का पूछता है कि क्या उसको कुछ बोलना है। सीरिया खुद को शांत करती है और मुड़ जाती है। सोचती है कि उसको नहीं पता ये बात उन्होंने कहाँ से सुनी, लेकिन वो इससे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। टीन उसको बोलता है कि वो उनको इग्नोर करती रहे जैसे हमेशा सबको इग्नोर करती है, और उसके आर्म पे एक किक मारता है। उसको योर्दना फैमिली की सो कॉल्ड ब्रिलियंट वन कहता है। उसका खाना उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। और सोचो, नैरेटर ने पहले कहा था कि वो दूसरे साल की नंबर 2 है। लगता है दूसरा साल इतना इंप्रेसिव नहीं है। सीन शिफ्ट होता है अयान की एकेडमी में चलते हुए, सोचते हुए कि अब उसको हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना पड़ेगा। तभी उसको कुछ लड़के बात करते हुए सुनते हैं किसी की एकेडमी में ट्रेम्बल करने के बारे में। अपेरेंटली ये योर्दना फैमिली से रिलेटेड था। एक बोलता है कि सीरिया फैमिली के लिए डिसग्रेस है, कोई उसकी परवाह नहीं करता और उसकी माँ लो स्टेटस की थी, उसको इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। एक रेड हेड वाला बोलता है कि उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एकेडमी में सिर्फ एक ही शख्स है जो उस वियर्डो का डिफेंस करेगा। साइड से अयान पूछता है, क्या तुम अयान पैरकेस की बात कर रहे हो? वो लड़का सिर घुमाता है, हाँ एग्जैक्टली वही। और तभी उसको अपने नाइटमेयर के किंग के साथ फेस टू फेस होना पड़ता है। अयान उसको बोलता है कि जो तूने अभी बोला वो दोबारा बोल। वो लड़का तुरंत हकलाता है कि वो बस बात कर रहे थे कि आज का वेदर कितना वंडरफुल है, लेकिन अगले मोमेंट उसके दोस्त उड़ जाते हैं और अयान उसको बोलता है कि उनको थोड़ी सी बात करनी है। वो एग्जैक्टली जानना चाहता है कि वो कौन सी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। जैसा सीन चला, शायद उस लड़के को थोड़ी सी पिटाई हुई। बाद में ग्रुप दरवाज़ा पटक के शिकायत करता है कि एकेडमी के ये पंख सबको ही रिस्पेक्ट नहीं देते। तभी लेटो अयान को बुलाता है और बोलता है, ये आर्टिकल देख। अयान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं जब वो देखता है कि पूरा आर्टिकल उसके बारे में है। अयान परकिस 30 साल का। डैम, मैंने सोचा कि लड़का छोटा है इतना औरतों से डरने के लिए।
न्यूज़पेपर बोलता है कि अब वो टाउन का टॉपिक है क्योंकि उसने जंगल में बीस्ट्स मारे, एक हाई रैंकिंग वाला भी। सब बोल रहे हैं कि वो अब अपर क्लास लोगों के लेवल पे है। इधर मिस सीरिया यूर्देना 2 साल की, जो पहले डिपार्टमेंट की टॉप पे थी, प्रैक्टिकली भूखी हैं और फॉरेस्ट इंसिडेंट के दौरान वो भाग गईं और उसको छोड़ दिया। अयान कंफ्यूज पूछता है कि ये किसी ने लिखा या उसने प्रोफेसर को बुलाने के लिए गई थी क्योंकि उसका पैर टूटा था। ऊपर से उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको इतनी तारीफ क्यों मिल रही है। लेटो बस उसको बोलता है कि इसका फायदा उठाए, उसकी रेपुटेशन अच्छी दिख रही है। जबकि एरोगेंट सीरिया यूर्देना भाग गई, उसने सारे क्रीचर्स मारे और ये वही चीज़ है जो रिस्पेक्ट दिलाती है। लेकिन अयान को लगता है ये अच्छी बात नहीं है और जानना चाहता है कि ऐसा किसी ने लिखा। लेटो बोलता है कि लगता है ये प्रिंसेस बॉल ने लिखा है और उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि वो इसके बारे में कुछ कर सकता है। अयान अनईजी फील करता है। ये वो लड़की है जो पुअर लोगों की परवाह नहीं करती और बस उनको ह्यूमिलिएट करती है। अफसोस की बात है कि स्टोरी बदलने का कोई तरीका नहीं है। लेटो पूछता है कि वो इतना इंटेंट क्यों है इसको बदलने का, और अयान बोलता है कि उसको यकीन है कि यह सीरिया के लिए अच्छा नहीं होगा। रिसेंटली उसके बारे में बहुत सारी गंदी रूमर्स स्प्रेड हो रही हैं। बाहर लेटो कमेंट करता है कि एटलीस्ट अयान ने कुछ लड़कों को पिटाई दी तो शायद वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएंगे। लेटो पूछता है कि वो कौन से साल के थे और अयान बोलता है कि सब दूसरे साल के थे, एक ब्लॉन्ड और एक ब्राउन हेयर वाला। लेटो बोलता है कि वो ज़रूर टाइन के ग्रुप के होंगे जो तीसरे साल का है और उसको इस सब के बारे में बुरा फीलिंग हो रहा है। इतने सारे लोग अचानक सीरिया को प्रवोक करना शुरू कर दें, कोई तो इसके पीछे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये टाइन है क्योंकि वो नॉर्थ से है, शायद उसके कनेक्शंस के थ्रू उसको सीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अयान बोलता है कि अब उसको समझ आ गया है। एक बात क्लियर है, उनको इस ग्रुप से डील करना होगा। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसको वहां देखते हैं, उसको बुलाता है और वो मुड़ती है, बिल्कुल मेसी दिख रही है जैसे कोई बेवकूफ़। मैं हमेशा ये रिमाइंड करूंगा कि थ्योरी में वो दूसरे साल की टॉप स्टूडेंट थी। वो पूछता है क्या हुआ, और उसको थोड़ी देर पहले याद आता है जब वो एकेडमी में चल रही थी और किसी ने कमेंट किया कि उसकी माँ भी लो क्लास बैकग्राउंड से थी। उसका दोस्त एग्री करता है और बोलता है कि डेल्फिन फैमिली के हेड ने शायद उसकी माँ को सड़कों पे पाया था। उस मोमेंट पे सिलीन का सब्र टूट गया। वो होल्ड बैक कर रही थी लेकिन कुछ बोलने वाली थी। जब वो करीब गई, लड़के ने पूछा कि वो क्या घूर रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में नहीं। अनलेस ऑब्वियसली स्टोरी सेम ही हो। वो अपना कंट्रोल खो देती है और आगे झपटती है, लेकिन अपेरेंटली उन्होंने उसके नीचे अर्थ मैजिक एक्टिवेट किया और वो ट्रिप कर गई। उसी मोमेंट वो इमोबिलाइज हो जाती है और वो लड़का करीब आता है और उसके सर पर वाइन डाल देता है। टॉप 10 मोस्ट यूजलेस वुमेन इन स्टोरीज। वो बस वहाँ ट्रैश की तरह पड़ी रही, जमीन पे चींटी की तरह। वो बोलती कि उसने होल्ड बैक किया क्योंकि लड़ने से ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने से बेहतर था। अयान जानना चाहता है कि वो हरामी कौन था, लेकिन वो सिर्फ जवाब देती है कि उस लड़के ने सॉरी बोला और कहा कि एक्सीडेंट था, और चूंकि इंसल्ट्स उसके नाम पर डायरेक्टली नहीं थे तो वो सच में कुछ प्रूव नहीं कर सकती। वो वहाँ बैठी रो रही है, बोलती है कि उसको पता है कि अगर वो कंप्लेंट करेगी तो उसके फैमिली के लिए और ट्रबल होगा। ये लड़की इतनी डम्ब है, मुझे सच में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी होने लगी है। क्या ये मेरा टाइप है? कभी नहीं सोचा। वो अपने आंसू पोंछती है और उसको सुनने के लिए थैंक करती है। वो बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन अयान बोलता है कि वो शायद ठीक हो, लेकिन वो इसके साथ ओके नहीं है। वो जाके फाइट करने वाला है। अकेडमी की किसी और जगह सारे लड़के बेवकूफ़ों की तरह हैंग आउट कर रहे हैं, यूजुअल बात कर रहे हैं उस लूजर के बारे में जो फूल की तरह गिरी। टीन बोलता है कि ये हिलेरियस है और उसका दोस्त जवाब देता है कि ये शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे लग्जरियस बात था। और तभी देखो कौन आ रहा है, चेहरा बिल्कुल डार्क, क्लियरली बैड मूड में। अभी उसे बात करने की कोशिश भी मत करो। वो सीधा उन हरामियों के पास जाता है और डिमांड करता है कि उनको बताएं कि उन्होंने मेड की लाइफ के बारे में कहाँ से सुना। एक उनमें से स्मर्क करता है और पूछता है कि वो क्यों कुछ बोलेगा। ओ रियली? अयान टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके चेहरे पे एक पंच मारता है और उसको जमीन पे भेज देता है। वो लड़का वॉर्न करता है कि वो शायद अपने पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अयान को परवाह नहीं और उसको पीटता रहता है। वो उसको स्मैश करके दूर करता है और एक और जो स्टिफ और ऑकवर्ड है पंच मारने के लिए झपटता है, लेकिन आयान उस पर स्लैश करता है, उसको उड़ता हुआ भेज देता है जैसे वो टेक ऑफ करने वाला है। और आयान अभी भी शांत है, अपनी ऑरा बिल्ड करता हुआ उनको बोलता है कि वो बेटर तैयार हों सब कुछ स्पिल करने और सॉरी बोलने के लिए। उसको नोटिस होता है कि बाकी लड़के शॉट्स पकड़ रहे हैं, मतलब वो मैजिक यूजर्स नहीं हैं। उन दो बेवकूफ़ों के अलावा सिर्फ टीन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, जो तीसरे साल का टॉप स्टूडेंट है। तो ऑब्वियसली उसको मारना आसान नहीं होगा, लेकिन आयान अभी इसकी परवाह नहीं कर रहा। पहले वो इन दोनों से डील करेगा, फिर लास्ट वाले को हैंडल करेगा। वो लड़के फुल पम्प्ड अप चार्ज करते हैं, लेकिन आयान सोचता है ये ईजी होगा।
वो पहले एक्शन लेता है, एक का अटैक ब्लॉक करता है, उसको स्टम्बल कराता है, उसको घूरता है, फिर उसकी गर्दन के पीछे व्हिप करता है। वो चारों तरफ देखता है, सोचता है बाकी कहाँ गए, और तभी वैम, उसको पीछे सिर पर एक झटका लगता है। जब वो मुड़ता है तो दो उस पे झपट रहे हैं, लेकिन वो हिट ब्लॉक करता है, उनको फेंक देता है और बस ऐसे ही उनको उड़ता हुआ भेज देता है। ये लड़का सच में लोगों को हवा में उड़ाने में एक्सपर्ट है। फिर वो एक और को सिर पे मार देता है, दौड़ के दूसरे के चेहरे पे स्मैश करता है। रुको, क्या उसने अभी हैचेट यूज किया? वो तो उठ नहीं रहा, स्कल पे डायरेक्ट हिट लगा और अब सिर्फ टीन बचा है जो उसको वो कॉन्डेसेंडिंग लुक दे रहा है और अपना मैसिव स्वॉर्ड निकाल रहा है। जानना चाहता है कि आयान इतना इंप्रूव कैसे हुआ। वो गैस करता है कि शायद आयान को ईयर देना लड़की से कोई मिरेकल ड्रग मिला सुबह की ट्रेनिंग के दौरान। आयान डिमांड करता है कि उसको कैसे पता कि वो और सीरियस साथ में ट्रेन कर रहे थे। टीन स्मर्क करता और बोलता है कि उसने रिसेंटली उस पर करीब से नजर रखी है, खासकर क्योंकि उसने सीरिया को खुद हरा दिया था। और बस ऐसे ही टीन उसके सामने है, बंदा जैसे फ्लैश है। प्रॉब्लम यह है कि टीन का स्वॉर्ड बहुत बड़ा है और वो आयान को उड़ता हुआ भेज देता है। वो आयान से बोलता है कि शायद उसमें टैलेंट है, लेकिन उसके पास अभी भी जीरो मैजिक है। आयान जानता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी वो जीतने का तरीका ढूंढ लेगा। फाइट स्वॉर्ड्स और एक्सप्लोजन्स में ब्लास्ट होती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। टीन अरीना के बीच में एक मैजिक सर्कल समन करता है और एक लाइटनिंग बोल्ट फायर करता है। तो ये बंदा स्वॉर्ड्समैन से ज्यादा मेज है। वो आयान से बोलता है कि गिव अप कर दे, वो बस खड़े रह के और डॉज करके नहीं जीतेगा। आयान उस पर स्नैप करता है कि चुप करे, लेकिन टीन जवाब देता है कि अगर आयान फेयर एंड स्क्वायर जीत जाता है तो वो चुप हो जाएगा। आखिर सदर्न रीजन के मर्द फाइट के कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्ट करते हैं। आयान जानता है कि ये जग झूठा है। वो सीरिया को मिसट्रीट करता है बस इसलिए क्योंकि वो उसको हरा नहीं सकता, और अब ये बकवास बोल रहा है। टीन दोबारा चार्ज करता है और आयान ऑलरेडी जानता है कि अटैक ऊपर से आ रहा है, लेकिन फिर लाइटनिंग के फ्लैश में उसको आर्म पर हिट लगता है जो जमीन में ब्लास्ट कर देता है। वो हाँफते हुए उठता है, जबकि टीन बोलता है कि उसको क्यूरियोसिटी है। जब उसने आयान को सीरिया के साथ लड़ते देखा, उसने नोटिस किया कि वो ऐसे अटैक्स डॉज कर रहा था जो इम्पॉसिबल होने चाहिए थे। आयान एग्जैक्टली जानता है क्यों। वो तब हुआ जब वो स्पिरिट के पोजेशन में था, और इस बात का जिक्र करते हुए ये एक बार हुआ और दोबारा कभी नहीं। सच में वो स्पिरिट उसका मेंटर हो सकता था। उसका शरीर टेक ओवर करे, स्कूल की सारी लड़कियों को चार्म करे और फिर आयान को क्योस से डील करने के लिए छोड़ दे। ये हिलेरियस होता, लेकिन ऑथर हमें ऐसा नहीं देने वाला। जमीन की तरफ देखते हुए आयान को याद आता है कि किसी ने मेंशन किया था कि उसने एक टेक्निक यूज की थी जिसे स्पेशल स्टेप्स कहते हैं, और इसको पुल ऑफ करना आसान करने का एक तरीका है सॉफ्ट ग्राउंड पे यूज करना, जो लकीली यहाँ है। टेरेन को देखते हुए उसको लगता है उसको ये फाइट जीतने का रास्ता मिल गया। इधर टीन अटैक करता रहता है, बोलता है कि उसको इंटरेस्ट है ये जानने में कि उसने वो मूव कैसे पुल ऑफ किया। डॉज करते हुए आयान बस परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा है। वो ब्लॉन्ड बंदा हंस रहा है, पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसने फाइट करने की विल ऑलरेडी खो दी? अगर ऐसा है तो कौन चार्ज करेगा और इसको एक बार के लिए खत्म करेगा? लेकिन तभी उसका पैर जमीन में धंस जाता है और तभी आयान साइड में मूव करता है, अटैक डॉज करता है, और फिर आता है एक्स का स्विंग। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज किसी का सर अब तक कैसे नहीं ले गई। ये कैसे पॉसिबल है? वो सीधा उसके चेहरे पे स्विंग करता है। ये क्या टॉय है? और ऑब्वियसली फॉलो अप तो क्लियर है ना, जब तुम किसी को चेहरे पे मारते हो तो क्या करते हो? उसको जमीन पे फेंकते हो, ऊपर चढ़ जाते हो और गला घोंट देते हो। हमारा प्यारा आयान औरतों से दूर रहता है बस इसलिए कि वो एक ब्लॉन्ड लड़के के ऊपर चढ़ सके। कम से कम वो उसको चुप करने को बोल रहा है दूसरा एक्स ब्लो देने से पहले। हालांकि ये अपेरेंटली दोबारा टॉय है, लगता है वो ब्लेड के बजाय हैंडल से मार रहा है। अजीब। अब क्लियर है कि वो ब्लंट साइड से मार रहा है और वॉर्न करता है कि वो उसका सर तब तक क्रश करेगा जब तक कुछ बचा नहीं। वो सच में उसको रैक कर देता है, एटलीस्ट अभी के लिए। फिर पीछे से कोई चिल्लाता है, पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, और बोलता है कि वो लूपिन है, काउंटेस ग्रैनेला का बेटा। वो वॉर्न करता है कि आयान खत्म हो गया, लेकिन खुद भी ऑलमोस्ट एक्स से स्कल पे हिट खा लेता है। आयान पूछता है कि क्या वो भी अपना सर तोड़वाना चाहता है। आयान उसको बोलता है कि बोलना शुरू कर वरना पता चलेगा, और वो लड़का बोलता है कि उसको पर्सनली नहीं पता, लेकिन ये एक ग्रीन हेड लड़की थी। सीरिया की माँ के बारे में जो भी पता चला और सारी रूमर्स उस औरत से आईं। आयान करीब जाता है और बोलता है कि तुम जैसे ट्रैश से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि अगर ये दोबारा हुआ तो अगला मौका नहीं होगा। सबको पीट के छोड़ के आयान कॉन्फिडेंट है कि वो एटलीस्ट सीरिया को परेशान करना बंद कर देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको ये पता लगाना है कि ये रूमर्स फैलाने वाली शख्स कौन है। इधर सीरिया एकेडमी में उसको ढूंढते हुए चल रही है। उसको टेंशन है कि शायद वो उनकी बात के बाद कुछ करने गया हो। तभी दो और लड़कियां उसको देखती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने लॉस्ट ऑर्फन को ढूंढ लिया। वो उसको बोलती हैं कि उसको मॉम मत बुलाना बस इसलिए कि उसका कोई फैमिली नहीं है। सीरिया खुद को रोकती है, चाहती है कि उनको सॉर्ट से काट दे, लेकिन डिसाइड करती है कि ये वर्थ नहीं। फिर भी वो पेस्ट्स बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि उनको लगता है वो थोड़ी शेकन है।
तभी तीन आता है और उनको चुप होने को बोलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका एक्सप्रेशन मलिशियस है, लेकिन वो बोल रहा है कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए वरना वो उसी तरह पिटेंगे जैसे वो पिटा था। और लगता है ये काम कर रहा है क्योंकि लड़कियां सब सॉरी बोल रही हैं, लेकिन मुझे श्योर नहीं कि क्या है। वो अभी भी नेगेटिव ऑरा दे रहा है। वो उनको बोलता है कि उनका कोई रास्ता नहीं है और वो अयान परकिस से पिटेंगे जैसे बाकी सब पिटे थे। क्या वो कुछ सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अयान नोबल्स पे अटैक करे और फिर उसको एक्सपेल कर दिया जाए? पता नहीं, शायद या शायद नहीं, क्योंकि अब वो सब सीरिया के सामने झुक रहे हैं, जो उसको बोलती है कि उसको नहीं लगा कि वो पूरा रोल प्ले करेगा, और अगर उसको बात करनी थी तो वो बाद में उसको ढूंढ सकता था। भाई, आर्टिस्ट को सच में ये बैकग्राउंड्स बदलने की जरूरत है। लगता है वो कुछ इंटेंस कर रहा है, उसके कान में थ्रेट्स विस्पर कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बोल रहा है कि उसको डर है कि अगर रूमर स्प्रेड हुए कि उसने किसी को पीटने गया तो उसकी बेइज्जती होगी, तो वो पहले सॉरी बोलना चाहता है। ये बोल के वो उसको अयान को बताने के लिए कहता है कि उन्होंने सॉरी बोला और फिर निकल जाता है। जैसे ही वो चले जाते हैं, दूसरी लड़कियां आके सॉरी बोलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि अयान कोई एक्सोसिस्ट है जिसने उनकी स्पाइन्स तोड़ दी। अब सीरिया बस ये सोच सकती है कि वो ऐसे उस पर डिपेंड नहीं कर सकती। अगली बार वो खुद अपने हाथों से चीजें हैंडल करेगी। हाँ सही, मुझे शक है। और हम वापस सेंट के पास हैं, जिसको सच में उसके ड्रेस के लिए जेल में डाल देना चाहिए। वो अयान से बोल रही है कि वो खुद को रिस्क में डालना बंद करे। उसने सुना कि उसने कल 8 लोगों को पीट दिया, और अगर रेनेला फैमिली ना होती तो ये बात हाथ से निकल जाती। आयरन पूछता है कि वो क्या बात कर रही है, और वो बताती है कि काउंट बहुत डिस्प्लीज था। आयरन सोचता है कि शायद लुपिन लड़के के बाप के हिसाब से वही वजह है कि उसको ट्रबल नहीं हुआ। वो लड़का सच में अपना मुंह बंद रखता है। इनडिसेंट सेंट बोलती है कि उसने उस लड़के की स्टोरी पहले सुनी है और जानती है कि वो अच्छा इंसान है। वैसे भी उसका उस पे एक फेवर बनता है लास्ट टाइम से। आयन पूछता है कि वो कौन सा लास्ट टाइम बात कर रही है, और वो वॉर्न करती है कि उसको भूलना नहीं चाहिए। तभी उसको रियलाइज होता है कि उस हफ्ते में कुछ हुआ होगा जो उसको याद भी नहीं। अपैरेंटली उसका नाम सेंट है। उसको अभी भी उसका एक्चुअल नेम नहीं पता। वो एक सेराफिक बीइंग है जिसको वो कभी नहीं मिलता अगर एकेडमी ना होती। जो उसको समझ नहीं आता वो ये है कि उसने कौन सा बड़ा फेवर किया कि वो हमेशा उसके बनाए मैसेज को कवर करती है। फिर सेलिन, जो हमेशा फायर्ड अप रहती है। मैंने पहले भी कहा, इस एकेडमी की हर लड़की ऐसी लगती है। दरवाजा खोलती है, पूछती है कि वो ठीक है, और तुरंत उसको गले लगा लेती है। वो जेलस लगती है कि उसने सीरिया के लिए इतना क्योस किया, लेकिन वो बोलता है कि वो उसके लिए भी वही करता। आखिर उसने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था। वो बोलती है कि लगता है उसको याद है, और सेलिन को याद आता है जब उसका फैमिली स्ट्रगल कर रहा था और वो फ्लावर गार्डन में रो रही थी। जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को वहां रोते देखा था, उस दिन उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो उसको दोबारा हक करती है और वो उसको बोलता है कि टेंशन ना ले, वो उसके लिए छोटी बहन जैसी है। क्यों द लेजेंडरी रिवर्स फ्रेंड जोन। वो उसके पैर पे पाँव मारती है, बोलती है कि वो ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स को रूइन नहीं कर सकता। वो क्लेम करता है कि उसको नहीं पता उसने क्या गलत किया, और वो उसको बोलती है कि चुप करे। फिर वो बोलती है कि उनको जल्दी से ये युर्दीना सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। लोगों का उसको क्रिटिसाइज करना अनयूजुअल नहीं था। अब पूरा एकेडमी, इवन वो लोग जो उसको नहीं जानते। आयन सोचता है कि इसके पीछे कौन है, और वो बोलती है कि शायद कोई ग्रुप है, नहीं तो ये ऐसे स्प्रेड नहीं होता। कंसिडरिंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स का ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फोर्थ ईयर ही हो सकता है। और अब अपने दोस्त को ये बताना नहीं बनता कि तुझे ऑलरेडी पता है कि ये फोर्थ ईयर की ग्रीन हेड लड़की है। इतने सारे तो नहीं हो सकते। जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा है, उसको एमा का बाप मिलता है, जो उसको ग्रीट करता है। आयन उसको बोलता है कि इतना फॉर्मल ना हो, और पूछता है कि वो कैसी है। बाप सॉरी बोलता है कि वो यूजलेस है, वो अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकता जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। आयन उसको बोलता है कि स्ट्रेस ना करे, उनका मिरेकल होगा। टॉप 10 मोटिवेशनल लाइंस। बाप उसको बीस्ट मारने के लिए थैंक यू करता है, और आयन बोलता है कि ये कुछ नहीं था, बस सेल्फ डिफेंस। वो गुड बाय कहते हैं, और आयन चलते हुए सोचता है कि उसको एमा को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। वापस जाते हुए वो रिफ्लेक्ट करता है कि अब जब लेटो हेल्प कर रहा है और उसके पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं, उसको जल्दी जवाब मिल जाएंगे। हमेशा की तरह वो सीरिया को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। वो उसके मूवमेंट्स देखता है, सोचता है कि उसने उसको कैसे हरा दिया। सच में सिर्फ वो नहीं, इस स्कूल में ऑलमोस्ट सब ने उसको हरा दिया है अब तक।
वो उसको नोटिस करती है, ग्रीट करती है और यूजुअल की तरह इडियट जैसी ब्लश करती है। वो पूछता है कि वो क्या कर रही है और बताया जाता है कि वो गोल्डन लायन फेंसिंग स्टाइल प्रैक्टिस कर रही है, जो उसके फैमिली का टेक्निक है। ये एक ऐसा स्टाइल है जो हवा में मल्टीपल कट्स ट्रेस करता है, लेकिन अभी वो सिर्फ 3 ही मैनेज कर पाती है क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो इंटरेस्टेड लगता है सीखने में, लेकिन वो बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उतना स्ट्रांग है जितना होना चाहिए। वो नहीं जानता कि इसका क्या जवाब दे, लेकिन आखिर में बोलता है कि ठीक है फिर। वो उसको कल जो किया उसके लिए थैंक यू करती है और सब रिजॉल्व करने के लिए। आयन उसको बोलता है कि टेंशन ना ले, वो हमेशा उसके लिए सब कुछ करेगा क्योंकि वो दोस्त है। मैंने सोचा वो उसको भी छोटी बहन बुलाएगा जैसे उसने दूसरे के साथ किया, बस उसको राइल अप करने के लिए, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। अब वो एक से ज्यादा तरीकों से फायर्ड अप है। फिर भी वो बोलती है कि अब से वो अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगी। वो थोड़ा मरमर करता है कि अगर उसको कभी कुछ चाहिए तो बस बोल देना। इसके साथ वो ट्रेनिंग पे वापस चली जाती है, जबकि वो उसके मना को देखता रहता है। नोटिस करता है कि ये अब ज्यादा स्टेबल है। मना खुद एक इंसान के मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, और पहले ये पेल ब्लू था, अब ये डीपल ब्लू बन रहा था, जो दिखाता है कि उसका माइंडसेट भी बदल रहा है। आयन बोलता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि अब सबको उसकी मां के बारे में पता है, लेकिन वो जवाब देती है कि ये बहुत पहले हुआ था, उसको अब इसकी इतनी परवाह नहीं। तब वो सिर्फ 6 साल की थी। उसकी मां को फैमिली से बैनिश किया गया था और उसने बस यही बैक किया था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखें, लेकिन उस आदमी ने बस ऑर्डर दिया कि उस औरत को घसीट के ले जाओ। वो बोलती है कि उसकी मां डिसफिगर्ड थी। उसकी मां ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन छोटी लड़की उसी फेट से डर के एक शब्द नहीं बोली। भाई, 6 साल की उम्र में इतनी कोल्ड। यूर्दिनाज ने हालांकि उसको वार्न किया था कि अगर उसने खुद को यूजफुल प्रूव नहीं किया तो उसका वही हाल होगा। तब से वो सोर्ड्समैनशिप में मेहनत कर रही है अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। मुझे नहीं पता उसने फैमिली को कन्विंस किया या नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं कन्विंस किया। फिर आयन बोलता है कि बस उनको अगला हंटिंग फेस्टिवल जीतना है। डेल्फिन को हराना, जो एकेडमी की सबसे स्ट्रांग है, आसान नहीं है, लेकिन चूंकि ये टीम कंपटीशन है, उसको लगता है उनके पास चांस है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन हेड लड़की के पास, जो ब्लॉन्ड से बोलती है कि उसकी बहन फेस्टिवल में होगी। टॉल ब्लॉन्ड जवाब देती है कि उसको हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगला चैप्टर शुरू होता है आयन के सोचते हुए कि वो अपने रूम वापस जाए और देखे कि कोई नया लेटर आया है या नहीं, लेकिन ये अनोइंग लड़की उसको छोड़ती ही नहीं। वो उसकी शर्ट की स्लीव खींच रही है, पूछती है कि क्या वो साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि ब्रेकफास्ट के बाद लेटर चेक कर सकता है अगर वो फाइन बोले तो, लेकिन उसी मोमेंट सेलिन हेस्टर आती है, जानना चाहती है कि उन्होंने अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग खत्म की। सीरियस ही बोलती है, लेकिन सेलिन तुरंत जानना चाहती है कि ये ब्रेकफास्ट इनवाइट करने वाली क्या बात है। दोनों को जैसे हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट करना था। वो आयन का हाथ जोर से पकड़ती है और उसको खींच के ले जाती है। आयन पूछता है कि कब से वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसी मोमेंट दूसरी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है। लड़कियां अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हैं। सेलिन पूछती है कि सीरियस को क्या लगता है वो उसके आयन के साथ कर रही है, लेकिन सीरियस स्नैपबैक करती है, उसको उसका हाथ छोड़ने को बोलती है। अब दोनों अचानक से कुछ के लिए फुल फायर्ड अप है। जब बात फाइटिंग की आती है वो यूजलेस है, लेकिन एक लड़के के लिए लड़ने की बात, वो 2 वाइल्ड डॉग्स बन जाती हैं, और सेलिन इसको और बुरा कर देती है। सीरियस से बोलती है कि उसको हेल्प सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि आयन ने कहा था कि उसको उस पर तरस आता है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। आयन जल्दी से बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीरियस हालांकि उस पर बिलीव नहीं करती। वो बोलती है कि उसको पता था सेलिन अच्छी इंसान नहीं है, शायद उनमें से एक जो उसके पीछे बात करती है। फिर वो उस पर चढ़ जाती है, बोलती है कि उसका ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देखना डिस्गस्टिंग है, यही एग्जैक्ट चीज है। और वो डर्टी खेलती है, बोलती है कि अगर आयन सिर्फ इसलिए उसके साथ है क्योंकि वो पैथेटिक लगती है, तो वो बस फॉरएवर पैथेटिक ही रहेगी, और दोनों चीजें फास्ट एस्केलेट हो जाती हैं। सीरियस ऑलरेडी अपनी सोड के लिए हाथ बढ़ा रही है, और लगता है हमें स्कूल के बीच में फुल ऑन ब्रॉल देखने को मिलेगा। आयन हालांकि बस चल देता है, बोलता है कि काश ये दोनों वियर्डोज उसको अकेला छोड़ दें, जो ऑब्वियसली वर्स्ट डिसीजन है क्योंकि कोई भी लॉजिकली सोचने वाला दोनों को अपने पास रखने का ऑप्शन चुनता। लेकिन नहीं, सो कॉल्ड चिक मैग्नेट जो एक्चुअली लड़कों में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है, अब लेटो से बात कर रहा है। लेटो कमेंट करता है कि ये दोनों सच में उसको परेशान करना एंजॉय करती हैं, और उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका दोस्त 2 सुंदर लड़कियों के लिए लड़ाई करेगा। ये क्रेजी है। फिर भी वो सेलिन का साइड देख सकता है।
उसको शायद नहीं पता कि अचानक से एक राइवल को कैसे डील करना है। आयन क्लियरली कंफ्यूज्ड पूछता है कि इसका क्या मतलब है, जिसके जवाब में उसका दोस्त बोलता है जैसे हमेशा कि आयन को कुछ नहीं पता। उस मोमेंट हमारा प्रोटैगनिस्ट लेटो से इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। लेटो बोलता है कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा। पूरा 1 हफ्ता क्लास 4 की ग्रीन हेड लड़की को ढूंढने में? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, आधा घंटा और मैं ये कर देता। अचानक आयन फिर पूछता है कि क्या लेटो अब फ्यूचर लेटर्स पे बिलीव करना शुरू कर देगा।